गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज। आज है ट्यूसडे। आज मैंने क्यों इतना फोकस किया ट्यूसडे पे, मंगल पे? नॉर्मल तो हम सिर्फ आगे कहते हैं गुड मॉर्निंग और हम अपने उस सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं या अपने टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन आज भी ट्यूसडे और सवाल इसका एक कनेक्शन है। आप ट्यूसडे ना बोले, आप बोले मंगल है। मंगल, हाँ। लोग समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं। मंगल को मैंने आज बहुत ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि मंगल को लेके कुछ लोगों के बहुत सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं। वो मंगल के मुतालिक जब बात करेंगे कि अच्छा आज सफ़र नहीं करना, आज कोई डिसीजन नहीं लेना, आज कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई ख़रीदारी नहीं करनी, अगर किसी के यहाँ रिश्ता लेके भी जाना तो मंगल को नहीं जाना। मतलब वो कहते हैं कि जो मंगल है भारी दिन है। वो भारी दिन है, वो कोई अच्छा दिन नहीं होता। मैं इस सब को कहूंगी सुपरस्टिशियस बिलीव्स। ठीक हो गया, क्योंकि इसकी कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आती। आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें, अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो डू लेट अस नो। हो सकता है हमारे नॉलेज में कमी हो और आप हमारे नॉलेज में इजाफा करें, बट हमें अभी तक इसकी कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिली कि मंगल को ये नहीं करते और मंगल को वो नहीं करते, जी जो फलाने को ये नहीं करते और फलाने को वो नहीं करते। अब इस तरह के हमारे बिलीव्स जो होते हैं ना, ये वो कहते हैं ना कि आपका ईमान बड़ा कमज़ोर करने की तरफ लेकर जाते हैं आपको। काली बिल्ली ने रास्ता रोक लिया तो ये हो जाएगा। शोएब, और क्या होता है, घर में शीशा टूट गया तो ये हो जाएगा। कैंची चला दी, कैंची चला दी तो लड़ाई हो जाएगी। और क्या होता है, दूध उबलने से मुतालिक भी इसी तरह कहा जाता है ना, कोई ना कोई मसला हो गया। अच्छा हाँ, होता है। अगर दूध उबल के बाहर गिर जाए तो अच्छा, ये हो आंख रहा फड़क होता है। रही है तो क्या? Yes. अच्छा, इसको पूरी साइंस, मेडिकल साइंस जो है वो उसको बता चुकी है कि आपकी नर्व्स का इशू है, ब्लड सर्कुलेशन का मसला होता है। लेकिन नहीं, मेरी आंख फड़क रही है। अच्छा, लेकिन चले देखिए, कोई ना कोई इसकी हिस्ट्री तो बहरहाल होती है, क्योंकि जब ये हुआ हो और उस वक्त कोई काम हो गया और फिर दोबारा हुआ और फिर वो काम हो गया हो, फिर हुआ हो फिर वो काम हो गया हो। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ, होता है इत्तेफाक ही है ना। ऐसे दो बातें हैं ना इसमें, एक कि वो इत्तेफाक हुआ होता है, दूसरा है कि समटाइम्स जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना तो नेचुरली हर चीज़ उस तरफ अलाइंड हो जाती है और वो काम उस तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक दिन को लेकर या एक स्पेसिफिक टाइम को लेके सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा नहीं गड़बड़ हो सकती है, मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो इन एक्चुअली हो जाता है। एक मूवी भी, एक नॉवल भी है, द सीक्रेट, अगर आपने वो पढ़ा हो या मूवी देखी हो, कि उसमें जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, वो चीज़ें वैसे होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी साइकिल आपने कहीं पे पार्क की है और आपको डर लगता है कि चोरी हो जाएगी, आप उसका एक लॉक लगाते हैं, दूसरा लॉक लगाते हैं, बार बार सीढ़ियों कर्टन हटा के देखते भी हैं या बालकनी से देखते हैं। अच्छा, बार बार देखने लगा, आपने साइकिल सेफ पार्क की है, आपने उसको लॉक भी किया एंड एवरीथिंग, लेकिन आप जब बार बार देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मुसलसल सोच रहे हैं कि चोरी ना हो जाए, तो एक लम्हे बाद में चोरी हो ही जाती है। सो ये इन एक्चुअली हो जाता है। देखिए, आप गुमान जैसा करते हैं वैसा होता है। अब आप माइंड में हर ये वाकई इस चीज़ पे खैर मैं बिलीव करती हूँ कि जैसा गुमान होता है वैसा आपके साथ होता है। आप अच्छा गुमान करें अच्छा होगा, बुरा गुमान करें आप अक्सर आप लोग ये कहते सुनते हैं किसी को कि खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो हम अक्सर देखें अपने इर्द गिर्द ये सुनते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि ये होगा, मैं अभी 4 दिन पहले इस बारे में बात कर रहा था, मैं तो मेरी तो ये डिस्कशन हो रही थी चंद रोज़ पहले किसी के साथ, और वाकई वो डिस्कशंस भी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुमान होता है, वो आपके माइंड में चल रहा होता है, और फिर जो नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जी, वो आपको अट्रैक्ट ज़रूर कर रही होती है। तो इट्स बेटर कि ज़रा तवहुम परस्ती की तरफ मत जाए। एक तो ये कि हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, इस तरफ मत जाए। अच्छा, मैं कब से सोचता कि उसको उर्दू का लफ्ज़ क्या है, आपने अच्छा बोला, मुझे तो खुशी हो गई। अच्छा, एक तो ये कि आप बताएं कि आपके यहाँ कौन कौन से ऐसे सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं, दूसरा अगर थे और आपने से काउंटर कर लिया है, अपने अंदर से वो डर निकाल लिया, उससे बाहर निकला तो कैसे आपने किया है। फॉर मी इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जो मेरे आसपास के लोगों में ये है, तो मैं कहता हूँ ये वाकई निकलवाना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो आप मुझे सुन रहे होंगे वो लोग जो कि इस पर बिलीफ रखते हैं, स्पेशली अगर मैं मंगल की बात करूँ तो आई एम नॉट श्योर कि मैं उस मामले में कैसे उनको कह सकता हूँ कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, मत सोचें इतना ज़्यादा, क्योंकि जब हम ज़्यादा सोचते हैं चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन लोग भी बताएं ना हमें, हाँ, लोग बताएं, आप बताएं जी, आपके इलाके में कैसे, कुछ इलाकों की भी स्पेसिफिक होती हैं बिलीव्स, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा होती हैं। आप ज़रा बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके इलाके में ऐसे कौन लोग क्या सोच रहे होते हैं कि सुपरस्टिशियस बिलीव्स कौन से ऐसे हैं जिनसे आप बड़े तंग हैं, या चलें आप जिन पे बिलीव कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि नहीं अब ख़त्म होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। सो डू लेट अस नो, हमें व्हाट्सएप करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। अगर व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो आप हमें फेसबुक पे भेज सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हम हैं राइजिंग पाकिस्तान के नाम से, और वहाँ पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सो ये जो एक राब्ता है ना, वो इस तरह से कायम रहता है। एब्सोल्युटली। इस वक्त हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है और जो तमाम हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के स्क्रीन पर चल रहे हैं,
एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपकी मुलाकात कराएंगे अपने अमेजिंग गेस्ट से और आज की मौजूआत आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है 13 से लेकर 15 तक, यानी आज उसका जो कंक्लूजन है वो है, आज तो उसका 3rd डे है और 2 दिन में जिस तरह से वो इवेंट जारी रहा तो इट वाज अमेजिंग। अच्छा, कल मुझे इत्तेफाक भी हुआ, मैं गया कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, चूँकि वहाँ पे वो इवेंट हो रहा है। टाइटल बड़ा प्यारा है, हम पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान। ओवरसीज़ के लिए कन्वेंशन है, उनको सुना जा रहा है, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की बात हो रही है। चूँकि जब सुना जाएगा तो फिर ज़ाहिर है उसकी सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। और ये एक अमेजिंग जो इवेंट है, ये ओवरसीज़ की जो वजारत है उसकी तरफ से और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फाउंडेशन है ये उसके इश्तराक से, और इसमें डिफरेंट जो कोलैबोरेशंस हैं वो भी हम देख रहे हैं, या कहना चाहिए जो साइड लाइन मीटिंग्स हैं वो भी हो रही हैं, जिसमें FBR भी है, जिसमें स्टेट बैंक भी है, जिसमें नादरा भी है। यानी वो तमाम इदारे जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, जिनकी तरफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे होते हैं कि कैसे हमारे इन इशूज़ को सॉल्व किया जा सकता है। सो आज का अगर हम जिक्र करें तो आज एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ भी इस से खिताब करेंगे, सेशन से वहाँ पर मौजूद होंगे। तो आज हम बात भी करेंगे कि अच्छा 2 रोज़ जो गुजर गए उसमें क्या हुआ और आज क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बिल्कुल जी, तो इस हवाले से बात करते हैं बिकॉज जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनसे ही बात करना ज़्यादा बेहतर भी है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एट द सेम टाइम ओवरसीज़ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनकी फीलिंग्स क्या हैं वो हम जान सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, मुबीन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुबीन साहब थोड़ा हाल अहवाल बताइएगा, कैसा माहौल है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, कितना फ़ायदा है इसका? जी थैंक यू सो मच आपका और पीटीवी की पूरी टीम का, और खासतौर पर राइजिंग पाकिस्तान प्रोग्राम का बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है। अर्ली मॉर्निंग लोग देखते हैं और फिर इसको रिपीट भी होता है, तो मुझे बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। मेरा ओवरसीज़ के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे खासतौर पे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के अंदर। लोगों के बड़े कंसर्न थे ज़मीन, आपने कोई बड़ी अच्छी बात है, कल आप मौजूद भी थे तो आपने शायद अपनी आंखों से भी देखा होगा कि वहाँ पे जो हमारे बाहर पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख एक रफ एस्टिमेट है कि हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अब 2nd 3rd जनरेशन आ गई है, जिनके पास शायद दूसरा ID कार्ड नहीं है, तो 10 लाख कह लें वो भी ऐड होती है, 1.12 मिलियन तक चली जाती है बात। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टेक है। तो पहली दफ़ा शायद ऐसा लगता है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है कि हमारे जो ओवरसीज़ लोग हैं वो एक थोड़ा सा गैप आ गया है। जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं, आपको पता है आपकी शायद प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, जो आपके ख्वाहिशें होती हैं या जो आपके ट्रैवलिंग प्लान है, एग्जैक्टली, स्पेशली जो लोग दूर रहते हैं। मतलब देखें ना, अमेरिका की अगर आप बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ से तो आना ही बड़ा मुश्किल काम है। चले यूके की तो फिर भी बात डायरेक्ट फ्लाइट थी, 7-8 घंटे में पहुंची थी। आजकल अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं चल रही, जब तक वहाँ पर चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद बेशुमार ऐसे यानी कंट्रीज जहाँ से आना इतना आसान है। मतलब खुदा न खासा आपको मुश्किल हो जाए पाकिस्तान के अंदर आपके किसी रिलेटिव की, तो आप एंड टाइम पहुंच भी नहीं सकते और बड़ी जल्दी में वहाँ पे। तो उस लिहाज जो डिस्कनेक्शन है उसको दोबारा कनेक्ट करना, और बड़ा खूबसूरत स्लोगन के साथ जिसका आपने इशारा किया कि उनको दोबारा अपनाइयत का एहसास दिलाया गया कि आप ही पाकिस्तान का हिस्सा है। क्योंकि मैंने देखा है, मेरे चूँकि खुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ, मैं 100+ कंट्रीज़ के अंदर गया हूँ खुद भी पर्सनली, और मेरा पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग चलती है। खुद वैसे मैं यूके में मुकीम में ब्रिटिश नेशनल हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है बहुत ज़्यादा, जो खास पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जब हम दोबारा पाकिस्तान में आते हैं। यानी हम दुनिया किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हमें स्टैंडर्ड मॉड्यूल का पता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारे से बहुत ऐसे इशूज़ हो जाते हैं, ऐसे नाखुशगवार बात को वाक़यात हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बड़े डिप्राइव्ड फील करते हैं और वो चाहते हैं उनको स्पेशल काउंटर हो एयरपोर्ट पे। ये सबसे पहला और बेसिक कंसर्न है कि हम फैमिली बच्चों को लेकर दे फील एंटरटेन। और इस बार पहली दफ़ा हुआ कि जितने भी गेस्ट हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया, एयरपोर्ट पे रिसीव किया गया बाकायदा, और गाड़ियों में उनको मुख्तलिफ होटल्स में छोड़ा गया, दूर एक ही विजिट में कर दी है, पहले हिस्से में कर दिया। और तमाम एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे भी, इस्लामाबाद, लाहौर एयरपोर्ट, जहाँ भी जो लोग लैंड कर रहे थे उनका स्पेशल 1000 से 1500 ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हैं। आई हैव हर्ड के आने कम थे, जो स्टार्ट था वो शायद 500 के करीब हुआ था, और फिर वो इतना अच्छा रिस्पांस आया, और ये लास्ट 15 दिन के अंदर एकदम इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, लोगों ने इतना डेस्परेशन होगी हमने लाजमी इस पे आना है। और अच्छी बात ये कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी एम्बेसीज है, 86 एम्बेसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जिनका पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाए और उनको यहाँ पर इन्वाइट किया जाए। और बड़े अच्छे माशाल्लाह बिजनेसमैन कम्युनिटी के मुझे मिले, क्योंकि जिस मैंने आपको मैं बहुत मुल्कों में ट्रैवल करता हूँ तो मुझे कोई फ्रांस से मिल रहा है, कोई जर्मनी से, कोई स्पेन से, इटली से। कल चलते हुए एक बड़ा अच्छा सा मेला सा लगा हुआ था, नेटवर्किंग
नेटवर्किंग हो रही है, लोगों से गपशप हो आपस रही में है। बड़ी जबरदस्त नेटवर्किंग है Exactly. बिकॉज़ ऑब्वियसली एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी जहाँ मौजूद हैं, ऑब्वियसली जी। जब ट्रैवल करेंगे तो वो एक कनेक्शन उनका बिल्ड हो जाता Exactly, है, जी, तो वो जी, भी जी। एक अपनाइयत होती है। बाहर रहते हुए आप बेहतर समझ सकते हैं कि अपना कोई भी Exactly. नजर आ जाए तो आपको जी। लगता है कि बस पूरा पाकिस्तान जो है वो वहीं True. पर ही समा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, 2 दिन के हवाले से ये भी बताइएगा कंसर्न्स, किन कंसर्न्स को कुछ आपने मेंशन भी किए, बट इन डिटेल अगर आप बताना चाहें कि किन बातों को एड्रेस किया गया जी। और किन के बारे में संजीदगी से आगे स्टेप्स लिए जाने के लिए या तो बात हो चुकी है या तो स्टेप्स लिए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहला स्टेप तो सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतना बड़ा कन्वेंशन कामयाबी से माशाल्लाह हो गया। इस तरह बताने का इसका कंक्लूडिंग सेशन है और लोग जिस तरह से बड़ी तादाद में आ गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है इस प्रोग्राम की। नंबर 2, गुडविल के हवाले से ना जो ओवरसीज है उनके हवाले से बहुत काम करने की जरूरत है। ये जिस आपको मैंने पहला स्टेप बताया एयरपोर्ट पे, वो मसला आपने बताया हल हो गया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जिस बताया नादरा के लोग, FBR के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान में लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो चाहते हैं हमें वन विंडो सोल्यूशन मिले, क्योंकि ज़रा वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं चीज़ों के हवाले से। उनको नहीं पता SSP के क्या लॉ है, FBR के क्या लॉज है, जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके लिए क्या इशूज़ हैं, और जो हैवी लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसको किस तरह आप हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि वो थोड़ा गैप आ जाता है और बात कुछ लोगों के साथ यानी मिस हैंडलिंग हुई चीज़ें या उनको उस तरह गाइडेंस नहीं मिल सकी और वो कामयाब नहीं हो सके पाकिस्तान में आगे। तो उस हवाले से खासतौर पर जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर हैं, और वो अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा है, और उनका मैंने बहुत लगाव देखा है। वो कहते हैं आज हमने कुछ पाकिस्तान से अगर अचीव कर लिया और हमने कुछ पैसे बना लिए हैं हमने, और इस मुल्क ने हमें इज्जत दी, तो बैक होम हम कंट्रीब्यूट कर सके। वो चाहे कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट के जरिए कर सके, कोई बैक ऑफिस इस तरह का बना ले, या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगा लें जिससे एक आम लोगों का फायदा हो जाए। तो दोनों हवाले से बड़ा फायदा हो सकता है। ऑलराइट, आपने कहा कोई 1 करोड़ के करीब फिगर है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है। जो भी किसी मुल्क में वहाँ का नेशनल हो जाता है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जर्मनी की ने भी अब स्टार्ट कर दी सिटीजनशिप देना, इस तरह बहुत सारे मुल्कों के भी ज़्यादा टाइम लाइन चेंज होती भी रहती है। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट सरेंडर कर देता है, क्या वो ओवरसीज पाकिस्तानी होता है? जी, उसके पास नाइकॉप की ऑप्शन फिर भी होती है, क्योंकि आप इंटरनेशनल आईडी कार्ड रख सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान के तो कई कंट्री से ड्यूल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, जैसे कि आपके इल्म में है कि यूके, अमेरिका, कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ड्यूल नेशनलिटी दोनों भी रख सकते हैं पासपोर्ट। लेकिन कुछ कंट्री जिनके साथ नहीं है, तो उसके अंदर भी आप अपना नाइकॉप रख सकते हैं। इंडिया ने इसके बारे में काफ़ी सख्ती रखी है, वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है, आप ड्यूल नेशनलिटी रख ही नहीं सकते, आपको सरेंडर करनी पड़ती है नेशनलिटी वहाँ पे। लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी बात रखी हुई है इसके अंदर, बल्कि कई हवालों से बड़ा फ्लेक्सिबल है कि कई लोगों से इवन ड्यूल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, तब भी वो कहते हैं कि ठीक है जरा पाकिस्तान उनकी एफिलिएशन है, पाकिस्तान लोग फ्रीक्वेंटली आते हैं और नाइकॉप है। इवन पाकिस्तान का वीज़ा भी आपको बहुत आसान हो गया, ऑनलाइन हो गया। ये बहुत क्रेडिट जाता है करंट गवर्नमेंट को कि इन्होंने पाकिस्तानी वीज़ा बड़ा आसान कर दिया। अब कोई बस टूरिज्म पे आना चाहता है पाकिस्तान, तो विद इन 24 आवर्स को ई वीज़ा मिल जाता है। 126 कंट्रीज़ के लिए ऑनलाइन ई वीज़ा हो चुका हुआ है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उससे काफ़ी टूरिज्म का फर्क पड़ा है और उम्मीद है इसको मजीद जब प्रमोट करेंगे गवर्नमेंट लेवल पे, तो कई टूरिस्ट पाकिस्तान में आना पसंद बिल्कुल सही। करेंगे। आज जो कि लास्ट डे है, सो ये भी बताइएगा क्या क्या एक्सपेक्टेड है, बिकॉज कंक्लूजन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जितने लोग आए हुए होते हैं इतनी दूर से ट्रैवल करके अपने बिजनेस छोड़ के, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ अच्छा हम लेकर वापस जाएंगे। डिस्कशंस अपनी जगह, डिसीजंस अपनी जगह, बट आज क्या क्या प्लान है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा बुनियादी सवाल किया। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस तरह आपने बताया कि प्राइम मिनिस्टर का खिताब बहुत इंपॉर्टेंट है, और PM हाउस के अंदर एक डिनर भी होस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक्सपेक्टेड है कि वो भी वहाँ पे स्पीच करेंगे, लोगों से बात करेंगे, चूँकि उनका भी बड़ा कंसर्न है। SIFC आपको तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की प्रमोशन कर रही है पूरी दुनिया के अंदर कि इन्वेस्टमेंट लाई जाए, तो कुछ स्पेशल ऐलान तो हैं आज जो खासतौर पर लोग बात करें। अभी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज हुई है, कुछ ज़रा अभी आज लोग देख लेंगे, उनको पता लग जाएगा इस हवाले से। लेकिन लोग बड़े एक्साइटेड हैं। सबसे अच्छी बात यह कि जो ये कहा जा रहा है कि अभी कन्वेंशन हर साल हुआ करेगा, तो ये पहला एक्सपीरियंस इस तरह का हो गया और हर साल ये होगा, तो फिर लोग पहली दफ़ा ज़्यादा बेहतर तैयार भी होंगे और बेहतर एक्साइटमेंट भी होगी, पूरे प्लान के साथ लोग आएंगे। मैं यहाँ कुछ लोगों से मिला मुख्तलिफ कंट्री से जो आए हुए हैं, तो उन्हें पूरे बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रपोजल तैयार की हुई है इन्वेस्टमेंट के वाले, बड़े सीरियस प्लान, अच्छे प्लान के साथ आए हुए हैं। और उसमें आई एम श्योर कि उनकी जो एक पहले एक्सपेक्टेशन होती है वो है जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो टैक्स के मामले में उनको बहुत रिलीफ मिले। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो खिदमत भी कर रहा है पाकिस्तान के, तो उसको स्पेशल डिस्काउंट मिलना भी चाहिए, और ये पूरी दुनिया में होता है। आप मैं चूँकि मुस्लिम कंट्रीज की इमिग्रेशन में डील करता हूँ, पुर्तगाल, स्पेन, मालदोवा, स्पेशल उन्होंने 10%, 5% फ्लैट रेट टैक्स इंट्रोड्यूस कराया हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए, या रिटायर्ड लोग जो वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना रहना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल रिलीफ होता है। तो सेम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए भी इस तरह का रेजिम इंट्रोड्यूस कराना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिससे आप लोगों को फायदा होगा। आप जब से आए, मेरा ख्याल है कोई आपको हर दूसरा बंदा कहता होगा कि आप चूंकि इमिग्रेशन एक्सपर्ट भी हैं तो सानू ले जाओ नाल। आई एम श्योर ऐसा होता होगा, तो वो व्हाट डू यू डू? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? ये मैं इस तरह ये बड़ा जनरल क्वेश्चन है। जी, ये बड़ा मासूम वाला क्वेश्चन है, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि हर बंदा कहता है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं आपको बताना चाहूँगा आपके नाज़रीन जो खासतौर पे देख रहे हैं कि हर बंदे के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसिस होते हैं, बिल्कुल उसकी कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से उसको फैसला करना है कि मैंने कैसे बाहर जाना है। एक यंग बच्चा जिसने अभी डिग्री मुकम्मल की है, चाहे FA BA O लेवल या ग्रेजुएशन की है, उसको स्टूडेंट वीज़े पे जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करेगा, और उसकी इंटेक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सितंबर इंटेक में जाना है, जनवरी इंटेक में जाना है, किस कंट्री के अंदर जाना है। एक बंदा इमिग्रेशन के लिए
जाना चाहते हैं उसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज हैं कि आप लेबर वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, आपको हाई नेटवर्क हाई स्किल्ड वीज़े के ऊपर जाना चाहते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर लें या आप किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। तो ये तमाम कैटेगरीज आपकी फैमिली सर्कमस्टांसिस यानी कितने फैमिली में बच्चे हैं आपके, मियाँ बीवी, कितने पैसे आप अफोर्ड कर सकते हैं, और क्या आपकी चॉइस सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इमिग्रेशन की है या आप किसी भी कंट्री के फ्लेक्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के किस मुल्क से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात है जहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी चल रही है। ये एक परसेप्शन डेवलप भी हुई है कि अच्छा वो फलाना मुल्क वीज़ा नहीं दे रहा, वो मुल्क वीज़ा नहीं दे रहा, यहाँ आप नहीं जा सकते, यहाँ सहूलतें आप नहीं जा सकते, ये एक परसेप्शन है या कि वाकई इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वाकई कंसर्निंग है और ये एड्रेस हो रही हैं? जी, असल में देखिए वो पॉलिसी ओवरऑल तमाम कंट्रीज़ के लिए टाइट होती है, लेकिन हमारे लोग ज़्यादा पैनिक में आ जाते हैं, सब सिर्फ हमारे लिए हो रही है। असल में आपको बताता हूँ कोविड के बाद ना पूरी दुनिया में इमिग्रेशन ज़रा सॉफ्ट हुई थी। क्या हुआ था, जॉब का एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस आ गया था तमाम डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, चूँकि उनके पास स्टाफ अवेलेबल नहीं था। कोविड के 2 साल हर चीज़ डिस्टर्ब हो गई, तो फिर उन्हें लेस डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री से बहुत ज़्यादा लेबर मंगवाई। वो अमेरिका में भी आई, कनाडा में भी आई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड, यूरोप, हर जगह पहुंची। अब 2 साल वो बहुत ओपन रहा काम, फिर एकदम उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो गया। उसको फिर एकदम कंट्रोल करने के लिए लास्ट ईयर 2024 में काफ़ी पॉलिसी टाइट और वो वर्ल्ड ओवर हुई हैं, और उसमें पाकिस्तान को भी ज़्यादा उसका हुआ। लेकिन एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, पाकिस्तान के इस टाइम 86 कंट्रीज़ के अंदर एम्बेसीज हैं। मैं स्पेशली चाहूँगा आपके बाबा इख्तियार, मैं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जो भी इसको कर सकता हूँ, पाकिस्तान को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपनी एम्बेसी बढ़ानी चाहिए। 194 कंट्रीज़ हैं आपको पता, जो एक्टिव हर मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात भी बढ़ते हैं। एग्जैक्टली, ट्रेड में इजाफा होगा, एक्सपो में इजाफा होगा। ये सवाल भी मैंने इसलिए किया चूंकि कुछ दिन पहले खबर आती है ना एक कि सऊदी अरब ने अपने वीज़े बंद कर दिए। अब वो जो आपने कहा ना पैनिक क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो गया। अच्छा, जब उस खबर की तहकीक की मालूम हुआ कि 12 से 15 ममालिक हैं और इसलिए वीज़ा बंद किया कि अब हज का सीज़न आने वाला है। ये कहा जी रमज़ान के बाद आप उम्रे पे नहीं जा सकते, आप विजिट पे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे पहले बहुत से मामला ऐसे हुए हैं कि लोग फिर जाके रुक जाते हैं, ओवर स्टे करते हैं और हज इलीगल करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उसको रोकने के लिए, नॉट जस्ट पाकिस्तान, उसमें इंडिया भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें इंडोनेशिया भी है, उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, उन सबको कहा जी आप अभी नहीं जा सकते। अगर आप 13 तारीख से पहले चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन आपको 29 से पहले वापस आना होगा। आई मीन हम एक खबर को लेके ना खाम नेगेटिव परसेप्शन डेवलप करते हैं। वाकई ऐसा होता है कि हम जब जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में या इवन यहाँ पे रहते हुए भी हम पाकिस्तान का परसेप्शन खुद ही नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं। हम परसेप्शन ही चेंज कर देते हैं छोटी सी चीज को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करके, और उसके बाद जाहिर है यही एक परसेप्शन डेवलप हो जाती है, अच्छा ये तो सिर्फ इस मुल्क के साथ ही हो रहा है। बिल्कुल आपने सीखा, सोशल मीडिया पे ना पता नहीं क्यों लोग इस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं बगैर सोचे समझे। अनफॉर्चुनेटली अनकंट्रोल मीडिया है, ज़ाहिर पहले आपको पता अब हम पीटीवी में है, किसी भी चैनल के पूरा मैकेनिज्म होता है, एडिटोरियल सिस्टम होता है, इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब इंडिविजुअली इसके हाथ में मोबाइल या कैमरा आ गया, उसको जो दिल करता है वो कह देता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, उससे उस बंदे को अंदाजा नहीं है कि उसको चंद व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन मुल्क को, रियासत को कितना नुकसान हो रहा है उसकी नेगेटिविटी की वजह से। खासतौर पर बंदा ओवरसीज बैठा है, ये जो आप कह रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख, ये सब लोग पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। कल ये बात की गई, आप कोई एक नेगेटिव काम करेंगे पूरे मुल्क पे आपके पीछे आने वाले बहन भाई रिलेटिव्स पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। आपने किसी मुल्क में जाकर असाइलम कर ली, इलीगल रह गए, ओवरस्टे हो, जिस तरह आपने बात की, तो आप सोचे पूरा मुल्क के लिए मसला हो जाएगा, जिस तरह आपने 12 मुल्कों की तरफ इशारा किया। हम तो इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं, हम तो अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदा सिर्फ देखते हैं। हालांकि अपने बहन भाई का नुकसान करें, चलिए बाकी लोगों को छोड़ दें, आपके शायद बहन भाई भी वहां आना चाहता होगा, आपका बेटा भी आना चाहता होगा, उसके बाद आपने उसका भी रास्ता बंद कर दिया। अपने रिलेटिव से कम सोच ले, बाकी मतलब अपने मुल्क के बारे में सोचना कितना इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया शुएब, के वाकई इस पे इतना शोर मच गया, इतना शोर मच गया। अच्छा आप बाकी मुल्कों को देखें, ठीक है, दे एक्सेप्टेड और क्योंकि नॉर्मल बात है ना, हर दफा रमजान के बाद बंद होता है। एग्जैक्टली, सो नॉर्मल चीज को हम इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि अपने मुल्क का नुकसान कर रहे होते हैं, और इस चीज को हम, इस चीज से हम सबको इज्तराब करना चाहिए कि नहीं, हमारा मुल्क है, हमने क्या हाईलाइट करना है हमें खुद सोचना है, हमें क्या नहीं हाईलाइट करना ये भी हमें खुद सोचना है। मसाइल अपनी जगह पे होते हैं, बट हमने किस तरह से उनको एक अलग एंगल देकर सोशल मीडिया पे, अगर आपने बहुत ही आपको अखीर आई हुई है कि आपने करना ही करना है व्यूज के चक्कर में, यू शुड नो कि आपने करना क्या है। देखिए ना वो जिस तरह कैप्शंस और फिर थंबनेल्स एंड एवरीथिंग, वो लोग कहते हैं पता नहीं शायद सौदी अरब ने बिल्कुल बंद कर दिया, बैन लगा दिया। आपने वो वाकई थंबनेल YouTube के देखे हो? हाँ, बीच में वो कंटेंट नहीं होता, कंटेंट होता ही नहीं है। हाँ, आपने सिर्फ उसको जो है वो जब आप क्लिक करते हैं तो आप कहते हैं आप क्या टाइम वेस्ट किया। अच्छा हमारे भी क्यूरोसिटी देखे ना, ऐसा थंबनेल देख के हमें इस मुल्क में रह रहे हैं भाई, अगर कोई ऐसी खबर होती किसी ऑथेंटिक चैनल, किसी ऑथेंटिक जराए से ज़ाहिर है वो खबर आ रही होती, तो इट्स बेटर कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए खबर की, एंड देन ऑब्वियसली आप उसको पास ऑन करें। और जो लोग सुन भी रहे हैं तो पहले चेक करें कि खबर क्रेडिबल है कि नहीं है, स्पेशली जब आपके मुल्क की बात आती हो। अच्छा ये जो लोग बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा है, मैं चाहूँगी कि इसको हाईलाइट करें ज़रूर। लोग अक्सर कहते हैं अच्छा जी पाकिस्तानियों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है बाकी ममालिक में, उस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता जिस तरह बाकी लोगों को ट्रीट किया जा रहा होता है।
आपने इतना ट्रैवल किया, डिस्क्रिमिनेशन क्या आपने फेस किया किसी भी बेसिस पे? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। मुझे पता है कई लोग बहुत गिला करते हैं इस बात के हवाले से। ऐसे यकीन करें बिल्कुल कोई बात नहीं है। वो जैसे आपने खुद बात की ना अभी सऊदी अरब, दुबई के हवाले से भी है कहीं पे, तो तमाम कंट्रीज़ के लिए होती है, किसी खास एक बंदे इंडिविजुअल के लिए नहीं होती। तो वो कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो उसको पूरी मिसाल बनाते हैं कि शायद पूरे पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई सलूक हो रहा है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसला अमेरिका की मसाला भी रिसेंटली आप ले लें, आपके शहर में आया होगा, बड़ा एक पैनिक फैल गया था कि पता नहीं अमेरिका दाखिला बंद हो गया है, विजिट जिनका है भी वो भी अमेरिका नहीं जा सकते। लेकिन आपको तो अभी रूटीन में मेरे ज़्यादा रेगुलर लोगों से रब्ता है, जब खासतौर बड़ा हाईलाइट भी था ये इशू, तो उस वक्त भी लोग फ्रीक्वेंटली अमेरिका ट्रैवल कर रहे थे और किसी कोई इशू नहीं आया। तो ये बिल्कुल कहना वो चंद इंडिविजुअल केसेस होते हैं। और उसमें बताएं तो हमने भी सोशल मीडिया की बात की, जो लोग बिल्कुल अनकंट्रोल अंदाज में सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, उनकी आजकल स्क्रूटनाइज हो रही है। अब आपको तो एआई सिस्टम आ चुका हुआ है, वो उसमें चेक करते हैं इस बंदे के टिल्ट किस तरफ है, या ये बंदा को बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें फैलाता है या इसका कोई नेगेटिव टिल्ट है, तो उसकी स्पेशल स्क्रूटनी होती है। और उसको अब तो आपको पता है बायदा अगर आप इमिग्रेशन का फॉर्म फिल करें या विजिट वीजा का फॉर्म फिल करें तो स्पेशली आपसे पूछते हैं कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक शेयर करें। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के आपने लिंक शेयर करें। स्पेशली अमेरिका आपसे क्वेश्चन करता है इस हवाले से, तो वो अगर ना भी आप जवाब दे वो खुद भी स्क्रूटनाइज कर लेंगे। और अगर आपका यानी क्लीन अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है और आपने सोशल मीडिया के लिंक्स डाल दिए तो बड़ी आसानी से वीज़ा लग जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है और आपने बेशक छुपाए भी है लिंक्स, वो खुद ही निकाल लेंगे और आपको इस भी बेस पे वीज़ा नहीं देंगे। ओके, अच्छा ये वैसे बहुत कॉमन हो भी रहा है ना, जहाँ जहाँ आपने कुछ हैंकी फैंकी की है ना, जी जी जी, जहाँ पे आपने कुछ चीज़ छुपाई है, आप बैंक स्टेटमेंट गलत बनवाई है, Exactly. आपने डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड बनवाए हैं, जी। तो वहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगता। फिर आप कहते हो यार पता नहीं मेरा वीज़ा क्यों नहीं लगा। Exactly. हालांकि पता होता है क्यों नहीं लगा। और इस मामले में फिर जो जेन्युइन जिसका केस होता है ना वो भी मुतासिर सफर होता करता है, ओवरऑल परसेप्शन आपका डेवलप हो रहा होता है। वेरी राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा बहुत हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, कई लोगों ने ना इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा के ओवर रेपुटेशन खराब कर दी। बस किसी एक एम्बेसी में मुसलसल जब इस तरह के फौजी डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो जरा वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर वो जो जेन्युइन भी होगा बेचारा वो भी सफर करेगा, वो उसको भी डाउट से देखेगा शायद इससे भी कोई टेम्पर की हुई है, बैंक स्टेटमेंट साहब ने बात की, वो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स कोई को आगे एक पीछे किया हुआ है। मिसाल होती है ना, देखिए सबके लिए, जिस तरह मुबीन साहब ने भी बताया कि कोई एक शख्स ऐसा काम कर रहा होता है ना, उसका नुकसान बहुत सारे और लोगों को होता है, पाकिस्तान को होता है, पाकिस्तानी नेशन को होता है। तो आई थिंक हमें बड़ा ख्याल करना चाहिए कि हमें क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना। अपना घर है, अपने घर में मसाइल होते हैं, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, मसले भी होंगे, बहुत ऊंच नीच भी होगी, और इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी है और ये कुछ भी परफेक्ट नहीं है। आप बड़े से बड़े मुल्क को, या जो आप समझते हैं जिसको बड़े से बड़ा मुल्क आपके माइंड में जो है, आप उसको भी उठा के देख लें तो मसाइल तो वहाँ पे भी हैं। लेकिन अपने घर की बात जो है वो किसी बाहर वाले से नहीं की जा रही होती। अगर आप कुछ शेयर भी करना होता है, बड़े मुहतात अल्फाज में आप कर रहे होते हैं ताकि आपके घर पे कोई बात ना करे, आपके घर का एक परसेप्शन जो है वो गलत डेवलप ना हो। सो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये एक सोच है जिसको हम सब ने मिलकर चेंज करना है। और बड़ी ज़बरदस्त ये एक कोशिश भी है किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इंक्लूड किया जाए। और आज इसका लास्ट डे है और कंक्लूजन जो है वो यकीनन बहुत अच्छा। और लेट्स सी कि आज क्या अनाउंसमेंट्स होती हैं। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे मुबीन साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। हमें बढ़ना नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। एक कमरे में मशरूम उगाइए और लाखों कमाइए। कितनी अच्छी टैगलाइन आपको लगी होगी। आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी ऐसी वीडियोस आ रही हैं। एक कामयाब नौजवान की कहानी हमारे सामने आ रही है। हमने सोचा कि वो कहानी आपसे हम शेयर भी करते हैं, मुलाकात भी कराएंगे, लेकिन पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये मंजर वैसे बड़ा अनोखा सा मंजर था, क्योंकि आपको मशरूम उगाने के लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है, एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है,
हमने कभी नहीं देखा कि एक कमरे के अंदर मशरूम उगाई गई हो। अच्छा, ये कारनामा सर अंजाम दिया है 25 साल ज़ीशान खटक ने। मैंने कुछ गलत बोला? देखा नहीं था मैं कुछ अर्से पहले, याद करो, एक गार में मशरूम की काश्त की वीडियो हमने भी चलाई थी। अच्छा, हमने चलाई थी जी। मुझे ऐसे मेरा हाफजा थोड़ा कमजोर है तो मैं भूल गई होंगी, बट मैंने देहान से पहली मर्तबा देखा है। 25 साल ज़ीशान खटक है ये जी। ये एक कमरा है जिसके अंदर उन्होंने ये सोचा कि मैं मशरूम उगाऊंगा। मशरूम वो उगा रहे हैं, लेकिन किस तरह से इस फील्ड की तरफ ये आए, किस तरह से ये एक्सपर्टीज़ उन्होंने हासिल की, आज उनकी ज़ुबानी ही हम जानते हैं। और बड़ा ज़बरदस्त जो है ये बिज़नेस भी चला रहे हैं और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर के शोबे में अपनी तालीम भी वो हासिल कर रहे हैं। ज़ीशान खटक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप ज़ीशान? वालेकुम, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया आपने। ज़ाहिर है पहले एग्रीकल्चर में तालीम हासिल की, फिर आपने स्टार्ट किया। आपने स्टार्ट पेशावर से किया, फिर चारसद और हसन अब्दाल। आप तो माशाल्लाह अपना कारोबार वसत की तरफ लेकर जा रहे हैं। थोड़ा बताएं आगाज़ कैसे हुआ? डिग्री मुकम्मल करने के बाद ये कैसे सोचा कि अच्छा मशरूम्स उगाने और एक कमरे में उगाने? बात सब इनकी बिल्कुल ठीक थी कि नॉर्मली हम नहीं देखते ऐसे कि एक कमरे के अंदर, हाँ बहुत कम होता है कि हमें कोई छोटी स्पेस पे कोई मशरूम्स उगाते नजर आए, लेकिन इस पैमाने पर कारोबार करना कि लाखों को, मैं ये वाकई हमने नहीं देखा। जी सर, मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली एग्रीकल्चर से है। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पहले BSc हनर किया था। जब मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में एडमिशन लिया होता तो ये कुछ 3rd और 4th सेमेस्टर में हमने कुछ सब्जेक्ट पढ़े। उसमें हम एडिबल फंगस के हवाले से उसमें हमें ये मालूमात मिली कि हम मशरूम फार्मिंग भी कर सकते। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया मिला। वहाँ पर हमारा एक दोस्त था, उसने इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च किया होता, तो उससे मैंने वो उसकी वीडियोज़ वगैरह और उसके साथ थोड़ा बहुत इसके ऊपर हैंड एंड एक्सपीरियंस की। फिर अपने यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा फार्म है, वहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस हासिल की। तो वहाँ से मैं इस बिजनेस स्टेप बाय स्टेप आप चलें तो ये स्टार्टिंग में बहुत छोटी सी जगह पर हमने ये किया कि वहाँ पर पेशावर में किराए की एक जगह ली 10,000 से। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। वो कितना बड़ा कमरा था जिससे आपने स्टार्ट किया था? वो 12 बाई 12 एक कमरा था, उसके 2 कमरे थे हमारे साथ। अच्छा, वो 12 बाई 12 के कमरे में थोड़ा सा अगर किसी ने स्टार्ट करना हो, या हम उनके लिए भी सवाल रख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है एक तो सिर्फ ये कि ये ना सोचेंगे बस पैसा कमाने, चूँकि ज़रा इसमें इंटरेस्ट पहले डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है। पैसा बाय प्रोडक्ट है। सो अगर आप में ये इंटरेस्ट है और आप ये करना चाहते हैं, यू हैव दैट स्पेस, और आप थोड़ा सा सीख सकते हैं, या आप जिस तरह ज़ीशान में समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी, किसी का 10 बाय 10 का या 12 बाय 12 का अगर कमरा है, किस वक्त स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसके रॉ मटेरियल होता है, कितना उसमें वक्त लगता है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। प्रोसेस पूरा बताएं। जी, अच्छा, हम लोगों को इसकी ट्रेनिंग वगैरह भी जब देते हैं तो उसको ये बताते हैं कि स्टार्टिंग में आप लोग ये जहन में ना रखें हाँ कि हमने मतलब एक कमरा से स्टार्ट किया तो हम लाखों कमाएंगे। ठीक है। बल्कि आप लोग किचन गार्डनिंग की तरह, जिस तरह से लोग किचन गार्डनिंग करते हैं आजकल, चूँकि अर्बनाइजेशन का दौर है, अर्बन फार्मिंग की तरफ लोग आ रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग किचन गार्डनिंग के तौर पे अगर आपके घर में छोटा सा एक खाली कमरा हो, या ग्राउंड फ्लोर में हो, चाहे ऊपर आपके 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर में भी हो, तो आप लोग उसमें से एक साइड में जो है ना आप लोग मशरूम उगा सकते हैं। इसकी उगाने का तरीक़ाकार ये है कि इंडोर आपके पास एक एरिया होना चाहिए और कमरा, बंद कमरा होना चाहिए, ओपन स्पेस में नहीं होगा। ठीक है। बंद कमरा आपके पास हो, या और कोई शेड वगैरह आपके पास हो, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। वहाँ पर आप उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो ये है कि गंदम का जो भूसा है उसमें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ज़्यादातर ये ईजीली अवेलेबल होता है, ये जो राइस स्ट्रा जो होता है उसमें भी हम ये इसको उगा सकते हैं, या जिस तरह से हम काटन का या कपास का जो भूसा होता है उसमें भी फसलों की बाकियात, फसलों की जो जितनी भी बाकियात है उसमें हम उगा सकते हैं। इसके लिए स्पेशल एक स्पान जिसे कहते हैं, इसके सीड मिलते हैं, वो हम यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बनते हैं। कुछ सप्लायर है पाकिस्तान में, लाहौर और फैसलाबाद में, वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो और उससे क्या होता है कि भूसे को आपने पहले से स्टीरिलाइज करना होता है। स्टीरिलाइजेशन का मतलब क्या है कि भूसे में जितनी भी ये जर्म वगैरह हो उसको आपने सही तरीके से साफ़ करना, किल करना है। उसके बाद जो है ना आपने उसको ये जो सीड होता है उसमें डालना होता है। और जब आपने सीड वगैरह उसको डाल दिया, शापर वगैरह में या ट्रे वगैरह में आपके पास और कोई बकेट्स वगैरह उसमें आपने डाल दिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि एक कमरे में वो 30 दिन तक आपने रखना है। और उस 30 दिन में आपने कुछ और नहीं करना? नहीं, बस CO2 लेवल थोड़ा ज़्यादा कमरे को बंद रखना है और डार्क लाइट हमने स्टार्टिंग में आपने बस थोड़ा बहुत ये देखना होता है कि जब आपने लगा लिया तो देखना है कि मेरा जो बैग है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। सक्सेस उसके रेशो से पता पहले 2 या 3 दिन में हमें पता चलता है कि आया मेरा जो ट्रायल है वो कामयाब हो गया या नहीं। उसमें वाइट किस्म की माइसीलम से कहते हैं स्पॉट आ जाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि सक्सेसफुल हो गया। कि सक्सेसफुल। 30 दिन आप छोड़ दें उसको, आपने उस कमरे में नहीं जाना? नहीं 30 दिन में
2 या 3 दिन वो बाद जो आप मसला हो दरमियान तो में वो जो बार बार जाके चेक कर रहे होते हैं, जो जिनको एंजाइटी होती है, मेरे जैसे लोग जिनको देखना होता है कि नहीं क्या हो रहा है, जरा पता चले कितनी होगी है। नहीं, वो 4 खराब होता है। या 4 या 5 दिन में 4 या 5 दिन बाद लोग जाते हैं इस तरह से, मतलब या हफ्ते बाद वो देखते हैं कि मतलब वो बैग में जो है ना वो कलर वगैरह आ जाती है कि नहीं। हाँ। ज़ाहिर बात है, तो जब पता चले 30 दिन बाद आके देखें कुछ भी ना हुआ वो। जी जी, इस तरह भी हो जाता है। कुछ बैग्स मतलब हमने 200 या 300 बैग लगा दिए तो ये होता है कि 10 या 15 बैग क्योंकि अच्छा, फ्लेयर उसमें आ शुरू जाते में हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि नहीं उग सकी होगी और आपको भी कुछ ना कुछ कोई एक्सपेरिमेंट जी, जी। फेल तो हुआ होगा? स्टार्टिंग में जब हमने किया तो हमने 500 बैग्स लगा लिए थे। हमने ये जो वो लगाया था कि 500 बैग हमारे फुल सारे ठीक हो जाएंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में 250 बैग मेरे फेल हो गए थे। ओके, यानी सक्सेस रेशियो स्टार्ट में 50% था। जी, 50% था। वो इस वजह से क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस नहीं थी और उसकी स्टार्टिंग में ज़्यादातर आपने सैनिटेशन वगैरह हमने सही तरीके से नहीं की। वो रूम वगैरह की स्प्रे वगैरह पहले से स्टार्टिंग में हम करते हैं तो वो हमने सही तरीके से, और स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी हमने सही तरीके से नहीं किया हुआ था, इस वजह से उसमें वो नाकामी आ जाती है। अच्छा, ये जो आप स्टार्ट करें, कुछ टिप्स अगर आप देना चाहें कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए? पहले बाकायदा डिग्री होनी चाहिए, जिस तरह आपने कहा तो ट्रेनिंग भी देते हैं आप, किसी के पास अगर डिग्री नहीं है क्या वो सिर्फ ट्रेनिंग के साथ ये काम स्टार्ट कर सकता है? इसके लिए कोई किसी ख़ास डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शौकीन हैं गार्डनिंग के तो आप 1 या 2 दिन में जो है ना आप स्टार्ट बेसिक आप सीख सकते हैं। Okay. ये जो बेसिक्स वैरायटी हैं जैसे वाइट आइस्टर हो गया, किंग आइस्टर मशरूम या मिल्की मशरूम, ये आप 2 या 3 दिन में ट्रेनिंग हमारी जो होती है हमसे आप ले सकते हैं। बहुत सारे एग्रीकल्चर के इदारे हैं वो और भी, यूट्यूब पे भी अब तो वीडियोस होंगी। जी जी अच्छा, बिल्कुल। ये बताएं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 12 बाय 12 का कमरा है किसी के पास, उसने स्टार्ट करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है उस पे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 बाई 12 कमरे में अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, ये बेसिक जो वैरायटीज़ है 50,000 से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, ये बेसिक वैरायटी से क्या मुराद है? ये असल में ये जो वैरायटीज़ है ये आसानी के साथ हम उगा सकते हैं। तो अच्छा। ये हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपने मशरूम बिजनेस स्टार्ट करना हो या उसकी कल्टीवेशन के ऊपर आपने आना हो तो वो वाइट आइस्टर जो वैरायटी है उससे आपने वो स्टार्ट, आसान है उसको उगाना? उसको उगाना थोड़ा आसान है। लोग फिर मोटिवेट भी हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसी वैरायटीज़ है उसमें जो है ना फिर फ्लेयर आ जाते हैं क्योंकि उसका वो इन्वायरमेंट वगैरह कंट्रोल करना वो तो लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों को कहते हैं कि आप इस वैरायटी से स्टार्ट करें ताकि आपके अंदर वो मोटिवेशन भी आ जाए, वो पहली बारी में अगर थोड़ा सा होता है तो इंसान डिस्करेज भी हो जाता है और आगे मुश्किल होती है काम करते हुए। अच्छा, क्या डोंट्स हैं? क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं करनी? जिस तरह जैसे आपने कुछ टिप्स दी ना कि ये चीज़ें आप ऐसे करें ऐसे करें, कुछ गलतियां हैं जो कि शायद इस वक्त जो लोग ये कर रहे हो काम वो कर रहे हो, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे क्या नहीं करना है सब में? जिस तरह वो है कि बार बार जाके देखना नहीं है उसको। जी जी, असल में स्टार्टिंग में ये होता है कि आपने जिस रूम में आपने वो लगाना हो तो उसकी सही तरीके से सैनिटेशन वगैरह अपनी करनी है। डिफरेंट स्प्रे वगैरह उसके लिए मिलते हैं, आपने रूम की उस तरह सही तरीके से स्प्रे करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपने ये जो स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो ज़ाहिर बात है वो डिफरेंट मेथड होता है, उसको आपने सही तरीके से करना है। उसके बाद जो है ना जब आप उसकी बैग की फिलिंग्स वगैरह करते हैं तो उसके दरमियान में हम जो है ना वो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और उसकी हाथों की जो है ना वो सैनिटेशन करते हैं। तो उसके बाद जब आप उसको फिल कर देते हैं तो रूम में जो है ना आप जिस रूम में आपने रखना हो तो उसकी टेम्परेचर आपने स्टार्ट में जो है ना आपने एक ख़ास इसके लिए एक टेम्परेचर होता है। तो हम जो लोग लगाते हैं उसको हम कहते हैं कि आप अगस्त के बाद वो लगाएं ताकि उसके लिए एक फेवरेबल टेम्परेचर उसके लिए उनको मिलते हैं, क्योंकि मशरूम के लिए एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इन वैरायटी की अगर हम बात करें तो वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो अगस्त के बाद मुनासिब टाइम है आप इसे उगाएं। अब 30 दिन गुजर गए हैं, मशरूम आपका उग गया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? मैं इस बुनियाद पर सवाल करूं कि क्या वाकई इतनी खपत भी है मार्केट्स में? क्योंकि अब हम देखते तो हैं वेजिटेबल स्टोर्स में कि अच्छा वहाँ पे आपको मशरूम्स नज़र आ रहे होते हैं, वैसे तो कैंड में ही हमें मिलते थे उससे पहले। सो कितनी खपत है इसकी, कितना इसका रुझान बढ़ा है कि अब आप जब सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो आप मशरूम ख़रीदते हैं? क्योंकि ज़्यादा अगर आप उगा रहे हैं तो ज़रा फिर आप सब्ज़ी वालों तक पहुँचाएँगे भी, वो पूरी चेन डेवलप हो जाती है, या किस तरीके से आप मार्केट में उसको सेल करते हैं? अच्छा, हम जब ये लगा दें तो तकरीबन ये 1 महीने बाद इसकी फ्रूटनिंग हमारे पास आ जाती है। स्टार्टिंग में पिन हेड फॉर्मेशन इसके आ जाते हैं तो 2 दिन में जो है ना मशरूम
1 या 2 दिन में जो है ना वो फुल साइज़ में पहुंच जाता है। Okay. आप लोगों ने अगर गांव के इलाके के कुछ लोग होते हैं, बारिश के बाद आज आपके कमरे या घर के सामने मशरूम ने, सुबह आपके घर के सामने एक छोटा सा सही मतलब बात वो है। मशरूम निकल जाए, हाँ। तो ये बहुत कम ही बहुत time तेजी में के निकल- साथ। तेजी अच्छा, और में। दूसरी बात ये कि हाँ। महंगा भी है ना बाहर के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए एज कम्पेयर टू अदर वेजिटेबल, मतलब बाकी उनकी लिहाज से देखा जाए तो ये महंगा, तो जाहिर सी बात है जब काश ज़्यादा होगी एक चीज़ को हम आम करेंगे तो वो सस्ती भी होगी, तो उसमें फ़ायदा सबका ही है। जी। और एक वो चीज़ होती है कि ऑर्गेनिक हम बात कर प्लस रहे थे, आप ये देखें खुद इट्स अ उगाई हुई वेरी चीज़। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी सर। अब ये इमेजिन करें मतलब प्रोटीन का प्लांट सोर्स कह लें इसको, जी, प्लांट कहेंगे इसको, वैसे तो जी फंगस है, प्लांट्स प्लांट सोर्स ही कह लेते हैं इसको। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी प्रोटीन आपकी इंटेक बढ़नी चाहिए, ज़रा उसमें अपने उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी है मशरूम्स के अंदर, तो बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी कि बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा होता है। और जब ऑर्गेनिक आपके सामने होगा, आपके आसपास ग्रो हो रहा होगा, तो वैसे भी आपको अच्छा महसूस और होगा। ये चीज़ भी एक बहुत अच्छी होती है कि आप जिस तरह से हमारे नौजवान हैं, जिस तरह ज़िशान की बात की जाए, हम अक्सर ये बात कर रहे थे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, करना कुछ चाहे ना आप एक कमरे में रह के भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर आप वेट कर रहे होते, अच्छा जी प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए जी, खेत चाहिए जी, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन नहीं, जैसा उन्होंने बताया कि आप बहुत कम अमाउंट से भी एक रूम से भी एक चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने कमाना है, अगर आपका माइंड है कि आपने बिजनेस करना है, आपने कुछ करना है अपने लिए, तो आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और आज हमने बहुत सारी टिप्स आपको दे दी हैं। अगेन निशान से आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने बताया, सिखाते हैं भी, सिखाते हैं वो, और आप इनसे सीख भी सकते हैं, आप इनको सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। इससे हम सर आपने एक बात की कि आप लोग इस तरह सेल किस तरह से करते हैं इसकी चेन वगैरह, तो स्टार्टिंग में ये था कि थोड़े प्रॉब्लम्स थे, हम इसको सही तरीके से सेल या में वो मार्केटिंग की स्किल्स हमारी इतनी वो नहीं थे, तो स्टार्टिंग में हमारा 5 या 10 केजी सेल करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। अभी 100 या 150 केजी भी हमारा सेल हो जाता है। अब आराम से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोग्रेस आती है। आई एम श्योर कि आगे चल के और आपका बिजनेस एक्सपेंड भी होगा। वक्त बहुत मुख्तसर है निशान, लेकिन बहुत अच्छे से आपने इस सारी चीज़ को बता दिया। स्पेशली हमारे नौजवानों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक गाइडेंस थी कि कैसे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत आगे जाए, बहुत कुछ आगे करें। बहुत शुक्रिया निशान प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जब हम बिजनेस की बात करें, आज पता नहीं क्यों हम बिजनेस की इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हम लोगों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप लोग कुछ ना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू करने की बात होती है सर, उसके बाद रास्ते खुद ब खुद निकलते हैं, क्योंकि आपकी नीयत होती है और आपकी डेडिकेशन होती है। बहुत सारी ख़वातीन को शौक़ होता है कि कुछ ना कुछ हमें करना है, कोई स्किल्स होती है उनके पास। जिस तरह से देखा जाए तो मतलब कुछ ख़वातीन ये होती हैं कि घर के अंदर, जो मैंने देखा है गली मोहल्लों में, और बड़ा अच्छा वो बिज़नेस अपने लिए कम से कम वो कमा रही होती हैं, एक छोटा सा सैलून बना लेती हैं एक कमरे के अंदर। हमने देखा है जिसको ब्यूटी पार्लर का नाम होता है, इतना ज़बरदस्त वो बना लेती हैं। और मोहल्ले की सारी औरतें जो है ना वो उस एक ब्यूटी पार्लर में आ रही होती हैं, वो जो एक कमरे में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज आपके नियर बाय में होता है। एग्जैक्टली वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बना हुआ होता है, और वही ज़रूरियात होती है उन ख़वातीन की। तो देखिए कितनी सहूलियात होती है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी पोश एरिया में नहीं जाना पड़ा, या आपको ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े, आपके लिए मसाइल नहीं है, एक मोहल्ले में आपको सब मिल रहा होता है। मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ उन ख़वातीन से कि वो स्टार्ट करती हैं, चाहे वो देखिए किसी भी लेवल पे स्टार्ट करिए। आज ऐसी एक खातून से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने भी सोचा कि क्यों ना अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक सैलून की, क्या बोलते हैं उसको, चेन वो हम डेवलप की जाए। और वैसे वाकई अगर देखा जाए शुएब, तो हर साल एक जो है वो ब्रांच वो ओपन करते हैं। आप देखें 2020 कोविड के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया। वैसे तो इन्होंने जो मास्टर्स किया हुआ है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट में किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में गालिब इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे एक और बिजनेस स्टार्ट करना है। जो सभी आपने स्टार्ट में बात की ना, एक अपने अंदर स्किल होना, आप उसको लेकर चलें, वो एक बिल्कुल एक चीज़ है, इंपॉर्टेंस है उसकी। लेकिन आपको लगता है कि अच्छा नहीं ठीक है, वो स्किल तो नहीं है कि मैं खुद से कुछ ब्यूटिशियन के तौर पर आगे बढ़ सकूँ, लेकिन मैं क्रिएट करती हूँ अपॉर्चुनिटी फॉर सो मेनी ऑफ अस, फॉर सो मेनी अराउंड अस, जिनके पास ये स्किल है और उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत सारी ख़वातीन के लिए ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके। तो फिर उन्होंने आगाज़ किया एक सैलून से, फिर वो दूसरे में कन्वर्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा,
सो अब इस्लामाबाद में उनके माशाल्लाह 5 जो हैं वो सैलून है, और आज हम उनसे सक्सेस से मुतालिक भी पूछेंगे, स्टार्ट से लेके अब तक की कहानी, बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, कैसे मैनेज करती हैं, और अगर आप करना चाहें कि डिग्री किसी और सब्जेक्ट में बट यू वांट टू डू अ बिजनेस इन एन एंटायरली डिफरेंट डोमेन, तो क्या आप कर बहुत सकते सारे हैं? खवातीन का ये इंटरेस्ट भी है आज हाँ। कि आपने कुछ शुरू करना है, आप कैसे Absolutely. करें, किसी भी लेवल पे आप करें। तो हम आपकी मुलाकात आज करवाते हैं जी, एंटरप्रेन्योर हैं बुशरा तबस्सुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बुशरा साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और लैंड हुई हैं जी आप एक ऐसे बिजनेस में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। ये शौक वैसे कहीं ना कहीं था कि आपको बिजनेस करना है, इसी डोमेन में करना है? जी बिज़नेस का मुझे शौक़ था, लेकिन डोमेन जो थी वो मैंने बाद में डिसाइड की। एज़ यू नो कि मैंने कंप्यूटर साइंसेज में मेरा मास्टर्स है, और उसके बाद फिर मैंने देखा लोगों का इंटरेस्ट, कि लोग जो है ना आजकल, जैसे आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग मतलब सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अवेयरनेस बहुत बड़ी है जी, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसी चीज़ को मैंने सोचते हुए इस फील्ड की तरफ मैंने स्टार्ट लिया अपना। और जब 2019 में कोविड आया था, तो 2020 में डाउन साइजिंग जब हुई, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सिचुएशन जो हमारी चल रही थी फाइनेंशियली भी और हर तरह से, वो बहुत ज़्यादा डाउन थी। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने यही सोचा कि कुछ मतलब बिज़नेस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बिज़नेस की तरफ जाया जाए। तो हमारी एफटन मरकज़ में हमने अपना स्टार्टअप लिया सैलून का। तो जब स्टार्ट लिया हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और मैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से हूँ। उस वक्त तो आप हमारी क्या करते थे? आप फ्री थी उस वक्त कुछ और या कुछ कर रही थी? जी नहीं, मेरी बेबी थी छोटी, तो मैं उसी को लुक आफ्टर कर रही थी। और हस्बैंड जॉब कर रहे थे? जी हस्बैंड जॉब कर रहे थे। तो उसी टाइम हमने ये बैठ के सोचा, और फिर हम एफटन मरकज़ में हमने ब्रांच स्टार्ट की। तो जब स्टार्टअप लिया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे एक तो जो लॉकडाउन था वो सिनेरियो भी चल रहा था, और उसके अलावा सबसे जो मेन इशू आ रहा था वो मतलब प्राइसेस बहुत हाई जा रही थी हर चीज़ की। तो फिर हमने मतलब हमारा चूँकि नॉलेज भी नहीं था इस चीज़ में, हमने फिर गूगल से, हमने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, बाकी सैलून्स विज़िट कर करके हमने हर तरह से मतलब गाइडलाइन ली, लोगों से गाइडलाइन ली, फ्रेंड्स से, अपने सर्कल में सीखा, और बाकी सैलून विज़िट कर करके वहाँ जाके लोगों से मतलब इंफॉर्मेशन गैदर की। इस चीज़ में हमें मतलब हमने लॉस किया, लेकिन हमने इतना सीखा। अच्छा, लॉस मतलब भी हुआ? जी जी लॉस हुआ। लॉस हमने 2 इयर्स लॉस किया एफटन ब्रांच में। जी फर्स्ट वाले जो 2 इयर्स थे लोग आते थे, लेकिन जो आपने पहले कॉस्ट बहुत लगा दी थी ना, क्योंकि आपको पता नहीं था ना कि किस चीज़ की क्या कीमत है। एक्चुअली हुआ ऐसा जब हमने स्टार्टअप जी हुआ ऐसा जब हमने स्टार्टअप लिया ब्रांच से, तब सिनेरियो और था, प्राइसेस और थी। लेकिन जब जैसी मतलब लॉकडाउन के बाद जब दोबारा से स्टार्ट हुई चीज़ें, तो जो महंगाई थी हर चीज़ मतलब एक हाई प्राइसेस पे चली गई। अच्छा, कोविड की भी अगर बात करें तो उसमें भी ज़ाहिर है, उसमें भी तो अपनी कंस्ट्रेंट्स थे ना, कि लोग ख़वातीन ने सैलून्स जाना एक तरह से कम कर दिया था घर के अंदर, या ज़्यादातर जो होती थी वो होम सर्विसेज। एक्चुअली ये भी एक रीज़न थी लॉस की, क्योंकि लोग जो थे वो मतलब निकलते नहीं थे, उसकी रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा थी, और लोग खुद से भी मतलब अवॉइड कर रहे थे हर चीज़ को। और फिर क्या आपने भी होम सर्विस स्टार्ट कर? नहीं, होम सर्विसेज तो हमने स्टार्ट नहीं की, लेकिन हम इसी चीज़ को रूटीन में हमने एडवर्टाइज़ किया, मोर एडवर्टाइज़ किया, कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो किया हमने। और हर तरह से डिफरेंट जगहों में प्रोटोकॉल डिफरेंट था। मुझे याद नहीं कि इस्लामाबाद के प्रोटोकॉल क्या था, बट ज़ाहिर है कुछ दिन बंद होना या मार्केट्स का बंद होना, एक टाइमिंग्स का हो जाना, तो उस सब ने बिजनेस को मुतासिर तो बहरहाल किया था। लेकिन उसमें ज़रा दोनों फैक्टर्स हो गए, एक वो जो टाइमिंग्स इन लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, दूसरा एक अपना जो परसेप्शन था कि अच्छा नहीं जाना, कम कांटेक्ट हो, बाहर नहीं निकलना, बल्कि तीसरा फैक्टर भी तो जो आप कॉस्ट वाला आप बता रहे हैं कि आपको जब मालूम ना हो कि अच्छा कहाँ से क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है सैलून में, तो फिर आप बस और जब हम स्टार्टअप हमने लिया तो प्राइसेस और थी। आफ्टर 2 इयर्स मतलब इतनी हाई पे चली गई प्राइसेस के क्लाइंट जो है वो मतलब क्लाइंट की डिमांड उस लेवल पे थी नहीं, हम ज़्यादा कॉस्ट लगा चुके थे। तो ये वाली चीज़ जो थी ना, ये बहुत कैसे फिक्स किया आपने इन सारी चीज़ों को? थोड़ा हम चाहेंगे कि बिकॉज लॉस से निकलना, फिर मोटिवेशन लेना, और फिर उसके बाद वर्किंग करना शुरू से, अब कैसे आपने इन सारी चीज़ों को फिक्स किया? हमने मतलब दोनों तरह से हम चीज़ों को साथ लेके चले, क्योंकि क्लाइंट को भी साथ लेके चलना था, और जो प्रॉफिट लॉस का मार्जिन था उसको भी साथ हमने रखना था, और जो मार्केट के रेट्स थे
उनको भी टैली करना था। मतलब हर तरह से हमने चीज़ों को देखा। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, मतलब बहुत जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 2 years हम मतलब लॉस से निकले। तो रेट कम करने से वैसे फायदा रेट हुआ? कम नहीं किए हमने, लेकिन रेट मतलब स्टेबल उसी में रहे। मार्केट जो कंपैरेटिव client रखे था- ना आपने, जी जो मार्केट में चल रहे थे आपने कंपैरेटिव रखे जी, रेट्स, वो रेट्स कोई बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं थी। अच्छा, इन 2 सालों में स्पेसिफिकली एज ए हस्बैंड एंड वाइफ जब आप इकट्ठे चल रहे होते हैं एक बिजनेस में, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ज़ाहिर है आपका होता है ना कि आप एक बिजनेस घर चला रहे होते हैं इकट्ठे, वो एक जी, सेपरेट ऐसा चीज़ ही। होती है। आप बिजनेस चला रहे हैं, आप इकट्ठे चला रहे हैं, उसमें ज़रा आपकी समटाइम्स राय डिफरेंट होती होगी, अच्छा इसको इस तरह से कर लेते हैं, एस्थेटिकली भी चीज़ों को आप देखती होंगी, और हस्बैंड की राय शायद कोई Actually different हमारा होगी। जो खुल के पूछते हैं है- ना, कितनी लड़ाई हुई है? यही सवाल एक्चुअली हमारा जो है सिस्टम, मैंने आपको बताया F10 मरकज़ ब्रांच जो है ना बोथ जेंडर है। Okay. तो जो मेल की सिनेरियो था वो मेरे हस्बैंड देख रहे थे, ठीक और है। जो फीमेल वाला था वो मैं देख तो रही मतलब देख के अलग अलग रहे थे। तो जी। लेकिन बिजनेस तो एक था ना, जी, लड़ाई जी, तो फिर भी business। हुई होगी। जी जी, लड़ाई हुई। It's a part जी, of ये the तो एक- process ना, हम लोगों जी। को थोड़ा realistic एक reality है। पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं। अक्सर हम दिखा रहे होते हैं ना, अच्छा बड़ा अच्छा भी हस्बैंड एंड वाइफ जो है बिजनेस रन कर रहे हैं और सारी चीज़ें बड़ी परफेक्ट जा रही है। नहीं, उन्होंने बहुत रियल सिनेरियो बताया है कि लॉस भी हुआ है शुरू में, अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं, उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीखा, Absolutely. दूसरे सलॉन्स जाके सीखा, मार्केट रेट के लिहाज से हर रेट उन्होंने सेट किया, चीज़ें की, ऑनलाइन चीज़ें उन्होंने सर्च की। एट द सेम टाइम 2 लोग जब साथ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों के डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने उसको फिक्स कैसे किया। उन्होंने इसको फिक्स भी किया और आज देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हर साल जो है वो अपनी एक नई ब्रांच जो है वो लड़ाई ओपन कर कैसे लेती है। खत्म हुई ये तो पूछा ही नहीं ना। लड़ाइयाँ जब होती थी तो क्या मैंने कहा करते थे? चले। लड़ाई का सिनेरियो ऐसा है कि जब हम जस्ट घर देख रहे होते हैं, बिजनेस नहीं भी देख रहे होते, मतलब लड़ाई मेरा ख्याल है कि फिर भी घरों में भी हो रही हो होती जाती है। है। तो ये तो एक बिजनेस था, तो इसमें तो डेफिनेटली खत्म करनी ही थी, कोई क्योंकि आगे एग्जांपल चलना दे ना, था। कोई क्या एग्जांपल दे। अच्छा, ये सिनेरियो ऐसे हुआ, उसमें आपकी राय ये, उनकी राय ये, फिर लड़ाई हो गई, फिर फिक्स कैसे हुई? जी, एक्चुअली उनकी राय हमेशा प्रेफर करती हूँ मैं, तो Okay. जी, ये अच्छी बात है, बस चलो उनकी अच्छी बात है। ओपिनियन ही ये ज्यादा फाइनल जो डिसीजन final आपने कहा जी वो हस्बैंड का फाइनल है। डिसीजन ठीक मैं है, उन्हीं पे देखिए ये करती हूँ, म्यूचुअल हमेशा से। अंडरस्टैंडिंग है। जी, स्टार्ट से यही है कि मैं फाइनल डिसीजन उन्हीं पे छोड़ती हूँ, घर का भी और बिजनेस का भी। सारा कुछ माइट आपने उन पे छोड़ दिया। पॉसिबल के शायद इस चीज़ में ये जो हम इतना मतलब तरक्की की राहों पे हैं, तो ओके, उसकी शायद उसके रीजन है पीछे- कि है कि जी जी आप मतलब ये जरूरी है ना कि कोई एक उसमें लीड ले रहा होता है, जी। ठीक है, जो डिस्कशन होती है उसमें दोनों का पार्ट होता है, दोनों की राय होती है, एक दूसरे को आप वैल्यू भी कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ उन्होंने आपसे सीखी होंगी और अंडरस्टैंड किया होगा, आगे लेकर चले होंगे और फिर म्यूचुअली आप चलते हैं, लेकिन हाँ एक बंदा उसको फिर लीड कर रहा होता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, विच इज इसमें एक और वो चीज़ ये म्यूचुअल भी आ जाती अंडरस्टैंडिंग है, भाई को ये ना सोचे जी। कि अच्छा जी उन्हीं की सुनी जा रही है, बेगम की नहीं सुन रहे, उनकी भाई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं, एक ट्रस्ट का लेवल होता है ना, मुझे पता है कि जब वो डिसीजन जो करेंगे वो राइट ही होगा, तो एक ट्रस्ट का लेवल मुझे होता पता नहीं क्यों लगता है कि ये आप कह तो रहे हैं लेकिन असल में बात आपकी मानी जाती होगी। है। बात उन्हीं की मानी जाती है। वो तो मैं नहीं एक्चुअली कहेंगे खुद ना से मतलब कहती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, एक्चुअली होता भी ऐसा ही है। अभी। ओके, मतलब ये एक एक्सपीरियंस है मेरा, 5 इयर्स हो Alright. गए हैं हमें, मतलब 10 इयर्स हो गए हैं हमें। माशाल्लाह। आपको लगता है कि वो माशाल्लाह, बेहतर शादी डिसीजन, को- कोई एक दोनों देखे दोनों में से कोई एक बेहतर डिसीजन ले सकता होता है और उस चीज को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होती, बिकॉज़ देयर इज नो कंपटीशन, इट्स अ पार्टनरशिप एंड इट्स ऑल नहीं अबाउट पर नॉर्मली तो देखें बेगमात सही डिसीजन ले रही होती है ना। वो अभी खुल के नहीं बता रही है। समझ आप जाए सारा कुछ कि बात वो बता देती हैं, फिर उनके मुंह से जब निकलती है तो वही बात मान ली जाती है, तो एक्चुअली बात तो उन्हीं की मानी गई ना, तो इट्स फाइन, अच्छी बात है। अच्छा, इतने सक्सेस के बाद आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, सर्कल में लोग कहते होंगे आपसे, कपल्स भी और अदरवाइज खवातीन भी, कि बुशरा जरा सिखाए ना हमें, हम भी स्टार्ट करना चाहते हैं। सक्सेस देख के बहुत से लोग कहते हैं हमने भी ये करना है, ऐसा ही है। सो क्या करती हैं फिर? जी, फिर मैं इंफॉर्मेशन उनको देती हूँ, ओके, तो गाइडलाइन वो लेते हैं हमसे। इनके जो मेरे हस्बैंड हैं उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी गाइडलाइन लेते हैं, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मतलब जो हमारे हैं फैमिली फ्रेंड्स हैं, सब लोग हमसे गाइडलाइन लेते हैं, हम देते हैं उनको। अब आगे मतलब उनका अपना स्टेमिना है कि वो कितना लॉस बियर कर सकते Yes. हैं और किस लेवल पे जाके वो बिजनेस रन कर अच्छा, और सकते हैं। बिजनेस में हौसला करके भी बड़ा चलना पड़ता है, जी। बिकॉज लॉस तो होना ही है। मतलब ये जस्ट मैं एक ब्रांच का आपको लॉस बता रही हूँ, जो फर्स्ट वाली ब्रांच थी, जब सेकंड ओपन की F7 वर्कर्स वाली ब्रांच, उसने भी लॉस किया स्टार्ट में। तो स्टार्ट में लॉस हो जाता है, जी,
वेरी नॉर्मल इन बिजनेस। आप उसमें सेट करते हैं, अच्छा मुझे इतने साल का गोल सेट करना है, कितने साल में मैं इसको स्टेबल और उसके बाद फिर प्रॉफिट में लेकर जाऊंगा, और ये बड़ी अच्छी बात है, पूरे गोल के साथ चल रहे होते हैं। बट साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, ऑल द बेस्ट। जो आपकी 5 ब्रांचेस आ जाए इंशाल्लाह और तरक्की की राहों पे आप चलेंगी और आगे जाएंगी इंशाल्लाह। जब एक अच्छी सोच से, अच्छी नीयत से आपने काम स्टार्ट किया होता है और आपने सीखा होता है, यानी आप ऐसा नहीं कि बस आपने डायरेक्ट स्टार्ट किया बस पहले दिन प्रॉफिट, नो, आपने स्टार्ट किया, मुश्किल वक्त में किया, आपने लॉस भी किया, लेकिन आपने उससे सीखा। द बॉटम लाइन इज दैट यू लर्न। जब आप सीखते हैं तो फिर आप वाकई आगे बढ़ते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जाए कि आपने क्या बोला था ब्रेक में? मैंने कहा था जितनी सबीन की उम्र है तकरीबन या जब से सबीन ने होश संभाला उतना उनका एक्सपीरियंस है, उतना उनका एक्सपीरियंस पीटीवी पे है माशाल्लाह। यानी 25 साल माशाल्लाह उनको हो गए हैं पाकिस्तान शोएब, इतना टेलीविजन के हम उनसे साथ। सीख रहे होते हैं, Absolutely. जिस तरह से उनकी अल्फाज की अदायगी होती है, एट द सेम टाइम किस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, इतना इनका एक पॉजिटिव ऑरा है। सबसे बड़ी बात ये है True. कि मैंने आज तक जो है, जैसे आप 25 साल अभी कुछ टाइम थोड़ा बहुत ब्रेक्स में जो हमने काम किया है टुकड़ों में, उसमें हमने आज तक नहीं सुना उनके बारे में किसी के मुंह से कोई भी नेगेटिव बात। Absolutely. नेवर एवर। अच्छा, ये मेंटेन रखना कितना मुश्किल है। मुझे लगता है ये जो अच्छा होना होता है ना, ये मेंटेन रखना सबसे मुश्किल काम होता है। मुश्किल तरीन काम है। मुश्किल तरीन काम होता है कि आपकी टीम भी आपसे खुश है, आपकी मैनेजमेंट भी आपसे खुश है, आपके व्यूअर्स भी आपसे खुश हैं, आपके मेहमान भी आपसे खुश हैं। व्हाई? ये एक बिकॉज art है। दैट्स एन आर्ट एंड द पॉजिटिव ऑरा यू आर हैविंग, द वे यू आस्क, आपका ज़रा अंदाज़े बयां बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सा लहजा है आपका, मेहमान को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ओवरऑल भी मैं देखता हूँ उनको कि मतलब बहुत रिस्पेक्ट से बात माशाल्लाह वो ऑल्सो करते शोएब, हैं। अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप है। Absolutely. ठीक है, आप करंट अफेयर्स की बात करें, आप पॉलिटिक्स की बात करें, ओवरऑल तो ऑब्वियसली उनकी एक ग्रिप है जिससे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग सीख भी रहे होते हैं। एंड देन ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने किस तरह से हर सिनेरियो में न्यूट्रल रहना है। न्यूट्रल रहना मुझे लगता है वो सबसे एक मुश्किल तरीन काम होता है कि आपको बायस नहीं होना, चाहे आपके पर्सनल व्यूज हर किसी के होते हैं, बट वो स्क्रीन पर किसी तरह नहीं आना चाहिए। एंड देन ऑडियंस को जब आपने कुछ बताना है तो दे शुड बी अ बैलेंस कि दोनों साइड्स की स्टोरीज या तीनों या चारों साइड्स की स्टोरीज जो हैं वो ऑडियंस के सामने रखी जाए। वो ना करें तो कौन करें? गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ कम्युनिकेशन में माशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये वैसे हमारे लिए इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, मतलब ये काम तो वैकी वो हीरा काम लेकिन करते मुझे हैं। बताया आप हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं ले सकते वो गोल्ड मेडल? नहीं लिया है तो यहाँ तक पहुंचे, मैं कह रहा हूँ, मतलब जाहिर है लिया है। मिलवाते हैं जी, मिलवाते हैं। सैयद अनवारुल हसन इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, और आपने इतनी तारीफें की, आई एम रियली हम्बल्ड। नहीं, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस टुडे। ये वैसे 25 साल जो हो गए आपको, बाल भी सफेद नहीं हुए, क्या करते हैं आप? ये मेंटेन कैसे इतना रखते हैं अपने आप को? नहीं, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो अपने शो में दावत देने का, और बहुत अच्छा आपका शो माशाल्लाह जा रहा है। सुबह सुबह इतनी अच्छी बातें सुनने को मिले, इतने अच्छे चेहरे देखने को मिले, तो आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच। और इसमें जैसे आपने खुद कहा, आप लोग खुद माशाल्लाह प्रोफेशनल हैं, क्योंकि जब आप टेलीविज़न पे आते हैं तो ये विजुअल मीडियम है, तो आपको बेहतर दिखना जो है वो होता है, बेहतर अच्छा पहनना Maintain होता रखना है, पड़ता है। मेंटेन रखना पड़ता नहीं है। नहीं, ये बताएं कैसे मेंटेन रखते हैं? अब आपको पता है, नाउ इट हैज, जिसे कहते हैं ना, जर्नलिज्म और एंकरिंग, इट हैज बिकम पार्ट ऑफ माय लाइफ। लाइफस्टाइल हो गया आपका ना, इट्स मोर देन अ जॉब। मैं हमेशा कहता हूँ, व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म, और अब जब भी जो हमारे पास नए एंकर्स भी आते हैं या कोऑर्डिनेटर्स या इंटर्नीज, तो मैं कहता हूँ ये जो प्रोफेशन, इट इज़ मोर देन अ जॉब। ये 9 to 5 जॉब नहीं है। इसके साथ आपने अपनी लाइफ को अडेप्ट करना होता है। अब आप लोगों का मॉर्निंग शो है, सो आई हैव टू वेक अप अर्ली शो के लिए आने के लिए। मेरा जो है वो प्राइम टाइम लेट नाइट शो होता है 10 PM। तो आप उससे अंदाजा लेंगे आपने अपनी लाइफ को फिर कंडीशन करना होता है, और आपकी फैमिली भी फिर आपके साथ एडजस्ट हो जाती है। यस, देखिए हमारे केस में, आपके केस में एक चीज सिमिलर है, हम भी डिनर्स नहीं कर सकते क्योंकि जल्दी सोना और होता आप भी नहीं है, कर और आप भी नहीं कर सकते, आपने काम करना होता है। ये कदर मुश्तरक रात है। के जितने इवेंट्स होते हैं वो उनको आप क्लियरली आप गुड बाय कर रहे होते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाते जी। हैं। आपका पूरा दिन जिस तरह, अच्छा मुझे जो मेरे साथ जो अक्सर एक चीज़ होती है वो ये कि अगर मेरी शाम को कोई कमिटमेंट है, रात को कोई कमिटमेंट है, मेरा पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। इस तरह के मैं सोचती रहती हूँ, अच्छा रात को ये काम है और मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पा रही होती। Exactly. क्योंकि आपका है ही प्राइम टाइम, और रात के 10 बजे की आप बात कर रहे हैं,
पूरा दिन क्या कोई स्ट्रेस रहता है या इंगेजमेंट रहती है, जिस तरह आपने कहा कि आपको अडेप्ट करना पड़ता है, सो कैसे मैनेज करते हैं उस स्ट्रेस को? आप पूरा दिन, आप यकीन करें जिस दिन शो हो ना, तो पूरा दिन आपका इसलिए रहता है उस पर इंगेज के, एक तो आप क्योंकि आप 24/7 मीडिया है, और जब से डिजिटल मीडिया आया है तो इतनी तेज़ी से खबरें बदलती हैं और नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि इवन मैं प्रोग्राम में जाने से पहले भी अपने मोबाइल पे, एक्स पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहा होता हूँ कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं आई। और आपको पूरा टॉपिक चेंज हो सकता एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से कैन टर्न, बिल्कुल बदल सकता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आई वाज सिटिंग इन माय ऑफिस और 9:52 थे। रीसेंट और एग्जांपल देना। जी, रीसेंट एग्जांपल है जी। और 10 बजे शो था, तो मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर ने कहा कि सर AFP पे और राइटर्स पे आ रहा है कि अमेरिका जो ईरान है और इजराइल, उनके दरमियान जो है कुछ जो है वो हो सकता है, मतलब तनाव की शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और मैंने कहा अच्छा, तो मैंने फ़ौरन कहा, मैंने कहा लेटेस्ट अपडेट दें। और मैं अभी स्टूडियोज़ में अपने गया हूँ और 10 बजे ईरान ने जो वापसी अटैक था वो किया था। तो 10 बजे जब हम हेडलाइन करके आए, हमारा टॉपिक चेंज, हमारा इंट्रो चेंज, तो उसका बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आपने कैसे कनेक्ट करना है, और लाइव है, जैसे अभी भी हम लाइव हैं, लाइव में तो आपको इल्म है कि, और फिर इस तरह का सेंसिटिव टॉपिक हो, उसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो, उसमें मार्जिन ही नहीं है ना आप, जी। आप उसमें सरफेस्ट बात भी नहीं कर सकते, आपको इन डेप्थ बात ही करनी है। एग्जैक्टली। नहीं शोएब, हमारे साथ भी अक्सर होता है, बिकॉज इससे पहले हम भी न्यूज़ के साथ एक साल का एक्सपीरियंस हमारा है, तो वाकई भी टोटली अंडरस्टैंड कि आपकी पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाती है, आपका पूरा दिन चेंज हो रहा है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक चेंज आ जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में भी, अब तो मैं क्या ही पूछूं, मैं आपकी पर्सनैलिटी वो बन गई होगी 25 साल से इस तरह से करते हुए। बट क्या ये जो एंकर है ये घर के अंदर भी जागता है कभी, कि बेगम ने कहा हो कि इसको घर छोड़ के आया करो, ऑफिस छोड़ के आया करो? एग्जैक्टली सॉरी, ऑफिस छोड़ के आया करो। आपको पता है स्ट्रेसेस बड़े होते हैं इसमें, और आपको व्हेन यू आर कमिंग ऑन कैमरा तो आपने वो शो नहीं करना होता, स्ट्रेसेस होते हैं बाज़ दफ़ा। आपको मैं ये भी बताऊं कि एक तो आम आपकी लाइफ रूटीन चल रही होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सेटबैक पहुंचता है। मैंने जब स्टार्ट किया, माय मदर अल्लाह गरी के रहमत करे, वो मेरी इंस्पिरेशन थी, शी वाज माय टीचर एज वेल। तो इस एंकरिंग में, प्रोग्रामिंग में पढ़ी लिखी खातून थी, उनके साथ डिस्कस करना, सब कुछ करना, बट व्हेन शी गॉट इल इन 2022 तो मैं शोज़ भी करता था। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वो बड़ा हार्ड टास्क होता है कि आप जब स्टूडियो में आते हैं, फिर आपकी जितनी वरीज हैं, टेंशन्स हैं, वो आपको साइड पे रखना पड़ता है। तो इस तरह होता है, अब स्ट्रेसेस हैं। और जैसे आपने जो घर के काम काज की बात की, तो वो ऑब्वियसली ये मुझे ज़रा एडवांटेज है कि रात 10 बजे कोई ऐसा जो होता नहीं है एक्टिविटी, तो जब मैं ऑफिस अपने आता हूँ, अच्छा मेरी हमेशा से रूटीन है, SOP है मेरा, कि आई ऑलवेज कम टू माई ऑफिस एटलीस्ट 4 आवर्स बिफोर द शो। यस, हमने देखा आपको, आप पहले से हो। ताकि मैं अपने आप को कंडीशन कर सकूं उस एनवायरनमेंट से। आप होता है ना, बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल आप यू जस्ट सिंपली एंटर जी, बाज़ दफ़ा अगर कोई इमरजेंसी हो जाए वो अलहदा बात है, लेकिन जो SOP मैंने ये रखा है अपना कि आई ऑलवेज कम टू ऑफिस 4 आवर्स मिनिमम, ताकि मैं अपने आप को कंडीशन कर सकूं, मुझे पता चले। तमाम चैनल्स को भी मॉनिटर करता हूँ, इट्स अ लर्निंग कर्व, अकेले कुल कोई नहीं होता। मैं तमाम चैनल्स को, हमारे प्राइवेट मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, इंटरनेशनल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, उनको भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ। इस वक्त जो है, देखें, आपको दौरे हाजिर में रेलिवेंट लेने के लिए अपने आप को भी बिल्कुल कम्पिटिटिव एज अपने आप को देना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स PTV, वी डू अंडरस्टैंड कि स्टेट ब्रॉडकास्टर, लेकिन पीपल जो आपके व्यूअर्स होते हैं, उनकी भी कुछ आपसे कुछ ख्वाहिशात होती हैं। आप कोई ऐसा इररिलेवेंट टॉपिक नहीं ले सकते जो वो सुनना ही नहीं चाह रहे या देखना नहीं चाह रहे, और आप कोई और ही गुफ्तगू कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं देखना चाहते, उनकी वो भी फिर बल्कि रिएक्ट भी करते हैं समटाइम। Exactly. और आपकी माशाल्लाह इतनी फॉलोइंग है, लोग आपसे कहते हैं डायरेक्टली ये क्यों आपने किया इस तरह, अगर एग्जैक्टली, आप कर या देंगे वो अक्सर कहते हैं कि आप उस मौजू पे क्यों नहीं बहस कर रहे जो कि इस वक्त सबसे सुलगता हुआ मौजू है। और समटाइम्स ये होता है, एक ऐसा मौजू होता है जो कि सुलगता मौजू होता है, लेकिन PTV पे रहते हैं, हमें पता होता है कि हमें बहुत जिम्मेदारी से बात करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो उस पर शायद बहुत ज़्यादा बात हो जाए और हो सकती है, मार्जिन होता है, बट ऑन अ स्टेट टेलीविजन आपको पता है कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट ही जाएगा। बिल्कुल, आप हर बात नहीं करेंगे। शायद मैं आपको भी बताऊं कि अब PTV हैज कम ऑफ एज कि अब पहले वो वर्ड्स जो हमारे टैबूज होते थे, अब वो हम बड़े आराम से ले रहे होते हैं। हम एस्टेब्लिशमेंट कह रहे होते हैं, हम बातचीत चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, PMLN, पीपल्स पार्टी, तमाम मुतनाज़े मामलात अब PTV में भी। पहले ज़ाहिर बात है, आप
एवोल्यूशनरी स्टेज है, इर्तिकाई अमल है, Yes. लेकिन अब तो काफ़ी हम भी खुली डुली बट गुफ्तगू करते हैं। स्टिल वही चीज होती है नवाज साहब कि हमें ज्यादा जिम्मेदारी जी, के exactly, साथ हाँ, काम वो, करना पड़ता जी। है, तो वो ऑब्वियसली जो अक्सर लोगों के गिले भी होते हैं ना कि ये चीज तो उस चैनल पे हो रही है, तो Yes. पीटीवी उसके साथ क्यों नहीं चल रहा, compete क्यों नहीं कर हाँ, PTV जैसे वहाँ वो ब्रेकिंग because- न्यूज चल रही है या सेंसेशनलाइजेशन हो रही है, हम वो नहीं करते। इट्स बिकॉज पीटीवी किसी कंपटीशन में नहीं है, स्टेट किसी कंपटीशन में नहीं आप होता, ठीक वो कह रही हैं। जिम्मेदारी के साथ चीज़ों को लेकर चल रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। अनवर साहब, बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं? बड़े दौर आपने भी देख लिया अब तो हर दौर का एक अपना अपने मसाइल होते हैं और ऑब्वियसली एक तरह से अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। आप ठीक कह रही हैं। हाउ डू यू मैनेज? मैं इसमें देखिए जी, एक बड़ा सिंपल एंड थंब रूल यह है कि आप, जैसे अभी आप लोगों ने इब्तदाई में भी कहा कि बायस ना हो, इम्पार्शल रहें। यस, और आप अपने अल्फाज के चुनाव में भी इंसान को मोहतात रहना चाहिए। मैं कभी भी, मेरी हतुल वसा कोशिश होती है एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म कि एथिक्स का जो दामन है वो मैंने हाथ से नहीं कभी छोड़ा। कोई अगर किसी नाम से पुकारा जाता है या उसका जो नाम है, मैं हमेशा वो लेता हूँ। Okay. या मैं मतलब कि आप इल्म में, हमारी सियासत बिल्कुल में सही कह रहे हैं। ऐसे भी गुफ्तगू होती है, लेकिन मेरी एज ए स्टेट चैनल एंकर मेरी होती है कि अगर इस वक्त पीटीआई अपोजिशन में है तो मैं उनके चेयरमैन या बानी चेयरमैन पीटीआई को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर रहे, इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उस वक्त उनका नाम भी एहतराम से नाम लेना। दूसरा, सियासी जमातों की पॉलिसियों से आप इख्तलाफ करें, ना कि आप जो है वो पर्सनलाइज और किसी का एजेंडा फॉलो नहीं, कि एजेंडा सेटिंग जो है Okay. दैट हैज़ नेवर बीन माई प्रायोरिटी। मैं जो मौजू है उसके मेरिट पे, जो सवाल हैं उसके मेरिट पे बनाना। और अगर आप, मेरी तो अभी तक का जो 25 साल जैसे हम बात कर रहे हैं और जो हमारा शो है, अल्हम्दुलिल्लाह सच तो ये है के नाम से, इट वाज स्टार्टेड इन जुलाई 2003, नाउ इट्स वी आर सिटिंग इन अप्रैल 2025। 2003 जी, माशाल्लाह तो माशाल्लाह, वो it's a long लॉन्गेस्ट रनिंग journey. करंट अफेयर प्रोग्राम है, उसमें हाँ। बहुत से नशेब व फराज भी आए। ये नहीं कि इट्स अ स्मूथ सेलिंग। मैं आपको ये बताऊं, बड़े प्रेशर्स भी आते हैं। आपको पता है कि जाहिर बात है, हमारे यहाँ जैसे सियासत में एक पोलराइजेशन है, हमारे जर्नलिज्म में पोलराइजेशन है, हमारी सोसाइटी में अब थोड़ा सा तनाव और पोलराइज बिल्कुल है। एनवायरनमेंट हो गया है। तो उसमें यही है कि आप अपने आप को बैलेंस्ड रखें और किसी, मतलब यू डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो आप फिर जो नो स्केलेटन्स इन द कबर्ड, और उसमें जो मौजू है उसको मेरिट पे लें अपने। और फिर चीज़ें ठीक रहती हैं। जी। वैसे तो अनवार भाई, प्राइवेट में ये चीज़ ज़्यादा डिस्कस होती है कि कभी लिफाफा तो नहीं मिला, तो आरज़ू ही रह गई आरज़ू ही रह गई। ऑन अ लाइटर वेन, क्योंकि आपको पता है कि ये भी बड़ा मुझे होता है बाज़ दफ़ा। देखें, मैं आपको बताऊं, मेरे प्रोग्राम का नाम है सच तो ये है। तो मुझे अक्सर लोग सोशल मीडिया लिखते हैं कि पीटीवी और सच, तो मैं हमेशा उनको बाज़ दफ़ा जवाब दे देता हूँ, बाज़ दफ़ा नहीं देता। मैं कहता हूँ सच जो है बड़ी रिलेटिव टर्म है। अब सबीन और शायब के लिए जो सच है हो सकता है मेरे लिए वो सच ना हो। अग्रीड, हाँ। जो मेरा सच है हो सकता है वो कोई 100% सच तो इस दुनिया में किसी के पास रिलेटिव है ना। रिलेटिव है। जो मेरा बयानी है, मैं समझता हूँ ये सच है जो मैं आपको बता लेकिन रहा हूँ। सही और गलत और सच और झूठ, ये सब रिलेटिव टर्म्स एग्जैक्टली। और जहाँ तक आपने उसकी बात की, तो वो भी उसी कैटेगरी में आता है कि मैंने कहा ना कि जब किसी के आप एजेंडा को नहीं फॉलो करते तो फिर कहाँ लिफाफा और कहाँ नहीं, भी क्या नहीं पता, मोहब्बत देखिए, है। क्या पता ऑफर हुई, आपने रिजेक्ट किया ना, मैं नहीं, तो वो उस कर भी नहीं कॉन्टेक्स्ट में सकते ना, पूछ रहा हूँ जहाँ ना। पे वो वहाँ नहीं कर हाँ, सकते। वैसे मैंने कहा ना, इसलिए मैंने तौहीद में कहा ना कि वो होता तो प्राइवेट में ये टर्म ज्यादा इस्तेमाल है। कुछ वीडियोस भी माइंड में वैसे अरे पता नहीं क्यों टर्म चलना शुरू हो इस्तेमाल, गई हैं। हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करते हैं, टर्म इस्तेमाल की जा रही थी तो लोगों की हाँ, परसेप्शन होता नहीं है ऐसा। वी आर नॉट ये सेइंग होता कि नहीं है, कोई क्योंकि हमने लेता प्राइवेट है। में काम किया है तो ऐसा हाँ, होता नहीं होता नहीं है। है। ये खाम खा टर्म इस्तेमाल। वही वाली बात है, आरज़ू ही रहेगी प्राइवेट में रह के भी। आपकी भी Anyhow, जो हमारी जोक्स अपार्ट, तो मैं हाँ नहीं चले इसमें एक जुमला वाकई आरज़ू ही रहेगी, नहीं हुआ कभी। तो ये सारी जो है ना, ये परसेप्शन है। आज का ये कुछ YouTube का हमारा क्लिप जाएगा, अनवार भाई, सबीन और शेफ की आरज़ू क्या रह गई? वो लिफाफा रह गया। अनवार भाई, F9 पार्क में कभी-कभी आपको देखते हैं जॉगिंग जी, करते हुए, डेली जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एटलीस्ट कम से कम जो है वो 4 to 5 डेज अ वीक तो करता हूँ। माशाल्लाह। यू फील गुड फ्रेश। हाँ, अदर देन बीइंग, आप देखें, मैं जैसे अब बात हुई टेंशन्स और स्ट्रेसेस की, मैं समझता हूँ कि यू नीड टाइम फॉर योरसेल्फ, मी टाइम जो होता है। Me time। और अगर आप वॉक इन द पार्क हो तो आप इंजॉय करते हो उस नेचर को, टेंशन्स भी खत्म होती है और आप फिट भी रहते हो, यू फील कभी गुड। अपने शो में आए हुए मेहमानों से भी मुलाकात हो जाती है जॉगिंग करते करते? बाज़ दफ़ा हो जाए और बाज़ दफ़ा आपको पता है कि आपको बहुत सा सोचने का मवाद भी मिल जाता है बिल्कुल मिलता है। हाँ। व्हेन यू वॉक अलोन Yes. और आपने एयरपोर्ट्स लगाए Yes. हो तो आई थिंक ज़्यादा आप सोचते ही तब हैं उस वक्त। Exactly. आपको बड़े अच्छे
आइडियाज़ आ रहे होते हैं, Exactly. टॉपिक्स आ रहे होते हैं, जो कि आप पूरा दिन आपने, जो कि आपका तो काम ज़्यादा टफ है करंट अफेयर्स का, आपको हर सेकंड अपने आप को अप टू डेट रखना है, तो उसमें आप सोचना चाहिए क्या खबर लूँ और क्या ना लूँ, ये लूँ तो क्या एंगल लूँ, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप डिफरेंट एंगल नहीं ले रहे तो फिर आपका काम तो मुतासर हो जाएगा। एग्जैक्टली जी। और आप यकीन करें कि समटाइम्स मैं क्वेश्चन जब बना रहा होता हूँ, मेरी आदत है जैसे आपके पास कार्ड्स हैं, मैं इसको फॉलो करता हूँ कि चाहे कुछ भी एक्सपीरियंस जितना भी हो ना, मेरे पास राइट अप Pointers जरूर हो। होना चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए। तो व्हेन एवर आई एम थिंकिंग ऑफ माई गेस्ट, तो मैं भी सोचता हूँ कि क्या सवाल होना चाहिए, कोई हट के बात हो, स्टार्ट कैसे करें Yes. गुफ्तगू, हाउ विल इनिशिएट द आप डायलॉग। भी सोचते हैं? जी हमें लगा बस एक फ्लो में, अब आपको तो एक्सपीरियंस है ना नहीं, हमें माशाल्लाह। लगा सिर्फ हम ही सोचते हैं। नहीं नहीं, देखिए ये भी होता है कि जो एंकर है, तजर्बा आपका जितना भी हो, लेकिन हर शो नया शो होता है। सही बात है। आप उस पे रिलाई नहीं कर सकते नहीं कर कि मेरा सकते। पिछले वीक का शो बहुत अच्छे हो गए थे, इस वीक में आई विल आप टेक इट पिछले लाइटली। शो पे रिलाई Very नहीं true. कर सकते। आप बिल्कुल ही जैसे हर बैट्समैन या बॉलर के लिए नई इनिंग्स से यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सही बात है। एंड अगर 50 मारते हैं, 100 मारते हैं, 20 मारते हैं, तो Yes. इसमें एंकर के लिए भी हर शो उतना ही सही इंपॉर्टेंट है। बात है। मेरा ये कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि पिछला शो अच्छा हो गया था तो आई विल रिलाई और मैं हाँ, शायद तो ये बात ऑब्वियसली दुरुस्त हर है। दिन आपको अपना बेस्ट जी। देना होता है, Every अदरवाइज day. एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होती है ना, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। होती है। और- अनवर साहब, डिजिटल दौर अब जिस Yes. तरह से है, आपने तो 2003 जब डिजिटल था ही नहीं, एक बिल्कुल। तरह से बिल्कुल भी नहीं था ऑब्वियसली, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर है हमने देखा थोड़ा थोड़ा रुझान, और अब तो आप देखें कि हर एंकर जो है, अब जर्नलिज्म जो है वो डिजिटल आप देख रहे हैं, वो ज़्यादा हो ज़्यादा रहा हो है। रहा है एक बिल्कुल तरह सही से। कह रही हैं। उसके साथ अपने आप को अलाइन रखना, ट्रेंड में रहना, एक तरह से लोगों को इन्वॉल्व करना, डू यू फील दिस प्रेशर? एग्जैक्टली जी, बहुत ज़्यादा। और मैं जैसे अभी शुएब ने भी बात की कि ये जो जुमले हैं ना, ये आपकी क्लिप जो है उसका मौजू बन गए हैं, तो अब तो बहुत ज़्यादा मैं पर्टिकुलर हूँ इसके बारे में। मतलब अगर कोई मैंने एक्सक्लूसिव किया है, तो अभी शो, जैसे हमारा एक पॉलिसी है कि शो के टेलीकास्ट होने के बाद व्हेन इट गेट्स ऑन यूट्यूब देन यू कैन हैव योर क्लिप्स, तो वो मेरी अपनी टीम को मैं बड़ी अपनी ऑन हील्स रखता हूँ। और मुझसे काफ़ी ज़्यादा पीटीवी में जो भी हमारी टीम का हिस्सा बनते, कुछ 6-7 महीने बाद वो कभी कहते हैं हमें वी नीड अ ब्रेक, और हमें जो है वो ज़रा कुछ रिलैक्स करना है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आप डिजिटल दौर में जब आ गए हैं, तो देखें अपने आप को अगर आप रेलिवेंट नहीं रखेंगे तो यू विल बी लॉस्ट इन थिन एयर। ये ऐसा मीडियम है कि हमारे सीनियर्स कहते थे कि अगर आप टेलीविजन में महीना ना आए तो पीपल विल स्टार्ट फॉरगेटिंग यू। यस। आपको कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली, परसिवेरेंस के साथ यू हिट द स्क्रीन एवरी डे विद ऑल द टेक्नोलॉजीज यू हैव। देखिए अब जाहिर बात है, आप ये नहीं कह सकते कि पीटीवी 2003 में जो था मैं 2025 में अपने आप को रेलिवेंट रखूंगा। और मैं अब देखें, अब ये एक ऐसा दौर है कि आपका अब तो मोबाइल, स्मार्टफोन इज योर टेलीविजन। एब्सोल्युटली। और मैंने अब खुद नोट किया, अपना भी मैंने देखा कि अब हमारा अटेंशन स्पैन जो है बहुत मेरे कम ख्याल हो में गया। बहुत कम हो गया है। बहुत कम। मैं खुद बाजार बैठा होता हूँ तो मैं अक्सर रील्स देख रहा होता हूँ। हाँ, I'm लंबी sharing लंबी it with वीडियोस you. नहीं कोई देख सकता अब। आप मुझे बताएं, किसी की इतनी तवील गुफ्तगू, आप बोर हो जाएंगे। आप नहीं। कहते हैं जी क्रक्स, तो अगर आपकी क्लिप्स नहीं है शोज की, तो कोई देखेगा ही नहीं। कौन देखेगा? पूरा शो वाकई देखना मुमकिन नहीं होता। छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे होते हैं आप, और रील्स की जो आपने बात की ना, वो टेंशन स्पैन आप ये देखें ना, एक तो Yes. रील्स आप, आई एम श्योर कि चूंकि आपका काम ही करंट अफेयर्स का, आपके सामने ना कंटेंट भी उसके हिसाब से आ रहा होता होगा। जी जी, वो हाँ, अब ऑटोमेटिकली। हमारा काम ये कि उसमें पॉलिटिकल तो बहुत कम, लेकिन सोशल इश्यूज भी, एंटरटेनमेंट भी, स्पोर्ट्स भी, तो हमारे पास जिस तरह का कंटेंट आता है तो हम कहते हैं हमारा दिमाग परेशान रहता है कि तुमने जाना किस तरफ है, एंटरटेनमेंट में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, सोशल की तरफ जाना किधर करना है। क्या है? हमारा दिमाग जरा कंफ्यूज रहता है। हमारे साथ एक और मसला भी होता है कि समटाइम्स ये होता है कि मैं और सबीन जब कोई गेस्ट हो, हम कोई सवाल करें, आगे से जवाब आता है जी या अच्छा। तो आपके साथ तो आई एम श्योर ऐसा नहीं होता होगा, होता है, होता है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है। आपको पता है, हमारे आपने नोट किया होगा कि व्हेन वी इनवाइट पॉलिटिशियंस, तो हमारे पास एक ही तमाम चैनल्स के सर्किट में 20-25 लोग हैं वही हर है। पार्टी के। हाँ। आप नोट करें, वही सर्कुलेट हो रहा है। आप बैक वक्त एक दफा वही गेस्ट लाइव बैठा होता है और सेम टाइम पे चलता है, वही गेस्ट 1 घंटा पहले रिकॉर्ड किया होता है। वी हैव अ स्मॉल पूल, हाँ, क्योंकि वी नीड पीपल हु आर मोर आर्टिकुलेट, Yes. या जिनको पॉलिटिकल सेंस हो, नॉलेज हो। Yes. तो वो पार्टी ने भी, उनके चूंकि मीडिया सेल्स बने हुए हैं तो उनके स्पेसिफिक लोग हैं जी, जो लेकिन जाते हैं। समटाइम्स आप कोशिश करते हैं कि चलें कोई नए चेहरे, क्योंकि आपकी असम्बली में या आपके पॉलिटिशियंस में आते हैं, तो अगर वो नहीं बोल रहे तो आप यकीन करें कि एक उनको मैंने बुलाया और मैं इतना लंबा सवाल तमीद बांध के उनको इधर से घूम कर आता था, फिर छोटा सा जवाब फिर मैं इधर से आता था। तो मुझे जरा पता है, जैसे हम वी आर प्लग, तो मेरा प्रोड्यूसर कहता है सर बड़ा आपका जोर लग रहा है इनको। आपके केस में एक और मसले, देखिए आप अकेले होते हैं,
जी। हमारे केस में है कि मैं सवाल करता हूँ ना, घुमा घुमा के जवाब नहीं, यहाँ से जवाब आता तो है। वो दूसरा मेंटली प्रिपेयर रहता है ना कि ठीक है, वो Exactly. जवाब नहीं दिया तो एक ने सवाल करा तो दूसरे के माइंड में कुछ चल रहा है तो अचानक से आप उठा लेंगे उस बात को। बिल्कुल, आपके केस पे तो आपने करना ये जो नहीं करना है। वेरी डिफिकल्ट। सही कह रही हैं। तो उसमें ये इश्यूज होते हैं हाँ। बाज़ दफ़ा हमारे, Okay. मतलब बाज़ ऐसे होते हैं, देखें बहुत से पॉलिटिशियंस भी ग्रो करते हैं। हाँ। इस मेरे 25 साल के सफ़र में मैंने बहुत से पॉलिटिशियंस को देखा कि आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छे अपने उसमें मेन उसमें आ गए हैं, स्लॉट्स में आ गए हैं। फिर अभी इवन साल हो गए असम्बली को, नए चेहरे जो आए हैं, दे हैव स्टार्टेड। जब वो पहली दफ़ा शो में मैंने उन्हें बुलाया था, अब जब मैं बुलाता हूँ फर्क आई है। कैन फील द डिफरेंस। हाँ, तो ट्रेनिंग हो confidence होता जाती है ना, जी। आके कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है, वो जरूरी है। Exactly. अनवर साहब, कोई गोल आखिर में जरूर हमें बताइएगा, कोई गोल आगे सेट किया हो जिंदगी में, या आप भी वही हैं कि जस्ट गो विद द फ्लो। देखिए जी, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, गोल तो आपको खूब से खूब तर की तलाश रहती है। गोल तो यही है कि जो प्रोफेशन है, क्योंकि इट्स अ प्रोफेशन नाउ, जैसे अब पहले लोग सवाल करते थे कि एंकरिंग के अलावा क्या करते हैं आप। अभी भी करते हैं अनवार भी लोग। हाँ, तो मैं उनसे कहता था इट्स अ फुल टाइम जॉब। Yes. अगर आप 4 डेज अ वीक या 5 डेज अ वीक शो कर रहे हैं तो 1-2 दिन तो आपको अपने आप को रिलैक्स करने के लिए नहीं भी नहीं, चाहिए। उनको ये लगता है कि वो टाइम जी। जो काम है ना वो वही होता है जो 1 घंटे का हाँ, शो जो एयर टाइम है। आप तो क्या 24 घंटे में 1 घंटे, वो जो 1 घंटे के लिए आपकी प्रिपरेशन है सारी, Exactly, yes. वो 1 घंटे के लिए जो आपकी आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। Exactly. 9 to 5 जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस नहीं आते, उनकी जिंदगी, जिस तरह आपने शुरू में बात की कि एंकरिंग में आपकी जिंदगी कंप्लीटली जी चेंज है। बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप अपनी लाइफ को कंडीशन करते हैं, यू हैव टू रिमेन फिट। मेरी बड़ी हतुल वज़ा कोशिश होती है कि गला ना खराब हो, बीमार ना हो जाऊं, आई हैव अ कोल्ड एलर्जी। क्योंकि आप शो में जा रहे हैं, मैं अभी आप लोगों के शो के लिए आ रहा था, तो मैं अपनी गाड़ी के इसलिए टेम्परेचर मेंटेन किया कि अगर तबीयत खराब हो गई तो मतलब, और स्पेशली अगर आपको आदत ना हो उसमें जल्दी कहीं जाने की, तो फिर और मसला होता है। और नॉट जस्ट गला, अदरवाइज भी आप, ठीक है, मेल फीमेल दोनों केस में आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपको अपना ख्याल बहरहाल रखना है। रखना होता है। बालों का भी ख्याल रखना है, स्किन का भी ख्याल रखना है, एलर्जी ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए आपका चेहरा, कोई निशान ना पड़ जाए, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ी होती है। एंड नॉट जस्ट द एंकर जी, पूरी टीम, ये प्रोडक्शन की टीम की हम जरूर बात करेंगे। उनकी भी जो लाइफ होती है ना, बहुत हमसे ज्यादा मैं कहूंगा वो हमसे ये ज़्यादा आपको नहीं, आपको ये बात बात- आई है या आपने खुद सीखी? नहीं, मैंने इसलिए खुद किया कि मैं आपसे पूछने लगा था। देखिए ना, हमारे दरमियान एक और चीज कॉमन है ना। पीटी भी गए हाँ, नहीं, अरे कॉमन है ना, कॉमन ये है कि जो हमारे प्रोड्यूसर थे वो बाप के प्रोड्यूसर है, देखिए विकास बंगश, ही इज अमेजिंग। तो मैंने कहा मैं उनकी तरफ से भी बात करना चाहता था। अच्छा जी, जितनी टीम है, टेक्निकल टीम हमारे है, producers भी, production आपके team है, producer भी। मैं मेकअप की भी बात करूंगी, मतलब हर कोई दिल से आप सबका शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत जॉइनिंग अस शुक्रिया टुडे। बड़ा अच्छा लगता है आपसे हमेशा मुलाकात करके। हम वाकई जिस तरह सभी आपने आगाज में हम सीखते हैं, आप स्क्रीन पे हो, आप स्क्रीन पे ना हो, आप वैसे कहीं मुलाकात करें, यू लर्न फ्रॉम हिम एक्चुअली। तो वी आर ब्लेस्ड टू हैव humble and amazing people around us। तब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मैं फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अपने कोई सवाल हो, अगर आप चाहते हैं कि हम अनवर भाई से मजीद पूछें, हमें व्हाट्सएप करें, हम वो सवाल इनसे करेंगे, जवाब आप तक पहुंचाएंगे। सो हमारी ऑडियंस भी सवाल कर सकती है इनसे। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।